दूसरे दिन मैं मुस्कान आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण एवं मेरे समक्ष आकार लेती हुई राष्ट्र की भावी आशाओं का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का प्रथम सत्र एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिन्हें हम सभी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा रील्स के माध्यम से यूपीएससी एस्पिरेंट्स का साक्षात्कार लेते हुए देखते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि वो व्यक्तित्व आज हम सभी के बीच उपस्थित है। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला चाहिए उड़ानों के लिए। इसी के साथ हौसले की मिसाल युवाओं के प्रेरणा स्रोत विजेंद्र सिंह चौहान सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकता को निभाते हुए सर का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली नगर निगम के विद्यालय से एवं उच्च शिक्षा दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय से की है। तत्पश्चात जाकिर हुसैन महाविद्यालय से इन्होंने हिंदी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की एवं हिंदू महाविद्यालय से इसी विषय में परास्नातक किया। डॉक्टर चौहान वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर ने पिछले कई वर्षों से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस के मॉक इंटरव्यूज में पैनलिस्ट के तौर पर अपार ख्याति अर्जित की है एवं साथ ही इनके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी सराहे जाते हैं। मीडिया, साहित्य, इतिहास और जेंडर सर के अध्ययन का प्रमुख विषय रहा है। डॉक्टर चौहान की 2 किताबें भाषा भी एक फ्रैक्टल है तथा मीडिया व स्त्री एक उत्तर विमर्श काफी चर्चित रही है। उनके स्वतंत्र शोध पत्र भी शोध जगत चर्चाओं के केंद्र बिंदु रहे हैं। हम सभी के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के वाद विवाद समिति के जाने पहचाने नाम साहिल कैरो और दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी के रूप में साहिल कैरो सर से बातचीत करने के लिए हमारे बीच में विराजमान है। आप सभी से अनुरोध है कि उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। अब मैं मंच पर आरती को आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आए और आप इनके साहिल कैरो भैया को सम्मान प्रदान करें। विद्यार्थी काफी उत्सुक हैं और सर पुनः आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार कि आप समय निकाल के हम विद्यार्थियों के बीच में आए हैं। तो अब हम बातचीत के लिए साहिल कैरो भैया को और सर को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। सर का आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप लोग आए हमें सुनने के लिए इसके लिए शुक्रिया। सर को शुक्रिया सब लोगों का। सर आज मतलब
पता नहीं कितना सही शब्द है, लेकिन हकीकत है कि आज आप एक सही व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में सेलिब्रिटी होना एक बड़ी उपलब्धि है। किसी दूसरे क्षेत्र में वो हो सकता है, और शिक्षा में दुखद है पर सच है कि कम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि लोगों ने इतना सराहा, अपनी आंखों पर उठाया। तो सर आज एक लंबा सफर तय करते हैं, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। क्या बचपन के जो दिन थे उनमें कभी सोचा था कि जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आएगा कि सड़क पर भी निकलूंगा तो लोग रोकेंगे कि एक सेल्फी मिल जाएगी? क्या किस तरह से बचपन से यहाँ तक का सफर, और बचपन की पृष्ठभूमि किस तरह की रही, उसमें सोच किस तरह की रही, कैसे ये सपना देखा? शुक्रिया साजिद। जहाँ तक सेलिब्रिटी होने का सवाल है, मैं ये बात लगातार कहता रहा हूँ कि जिस समाज में शिक्षक इसलिए सेलिब्रिटी हो क्योंकि वो रील्स में दिखाई देता है, क्योंकि वह किसी को अफसर बनाने की प्रक्रिया में पहचाना जाता है, तो कम से कम शिक्षक के लिए कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। पिछले दिनों जब एक पत्रिका ने अपने कवर पेज पर कुछ शिक्षकों की तस्वीरें छापी थी, तो दोस्त लोग हैं, वो बहुत प्यारे लोग हैं जिनकी तस्वीरें छपी है, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक तौर पे ये थी कि ये एक अलग पड़ाव है जिसको हमें बहुत संशय की निगाहों से देखना चाहिए। ये कोई बहुत अनिवार्यतः सुखद चीज़ नहीं है। जहाँ तक साहिल आप बात कर रहे हैं बचपन से क्या आपने ऐसा सोचा था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने ये सोचा था कि मैं हिंदी के शिक्षक के तौर पर बहुत आगे जाना चाहता हूँ, या लेकिन इतना तय है कि मैंने बचपन से शायद ये तो सोचा था कि मुझे शिक्षक बनना है। मैं आज भी एक टीचर की तरह ही मरना चाहता हूँ, ये मेरी कामना है। यही वजह है कि जो लोग दिल्ली वाले हैं वे जानते हैं, भजनपुरा नाम की जगह पर रहता हूँ। उस समय एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी हुआ करती थी, जो पास के 2 गांव हैं, घड़ी और गाँवनी, उसकी ज़मीनों पर बसी हुई बस्ती रही है। उस समय जब शुरुआती बस्ती बस रही थी तभी हम लोग वहाँ पहुँचे, पास के MCD स्कूल से पढ़ा था। उस समय पिताजी चूँकि इलेक्ट्रीशियन थे, एक सरकारी प्रतिष्ठान में नौकरी करते थे, क्लास 4 वाली नौकरी जो होती है, और उनके तमाम जो अधिकारी होते थे वो इंजीनियर हुआ करते थे। इसलिए उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने, और जब 10वीं में दुर्भाग्य से मेरे थोड़े अच्छे नंबर आए तो मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिला दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि मैं इंजीनियर बनूंगा जैसे कि उनके अफसर होते। मैं जब पॉलिटेक्निक कर रहा था उस दौरान मैं हिंदी से संक्रमित हुआ, और इंजीनियरिंग के मेरे तमाम दोस्त, यद्यपि मैं अच्छा इंजीनियरिंग विद्यार्थी था, लेकिन इंजीनियरिंग के तमाम दोस्त मुझे हिंदी वाला मानते थे, और इस वजह से मुझे लगा कि चलिए मुझे हिंदी ही करनी चाहिए। इसलिए जब मेरी वह डिप्लोमा मेरे हाथ में आया तो मैंने घर पर डिप्लोमा दिया और कहा कि अब मैं हिंदी ऑनर्स करने जा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि आज तो ये बहुत सहज है, हम लोगों को कई विद्यार्थियों के इंटरव्यू लेने होते हैं जो कि IIT करके आते हैं, उसके बाद LLB करने चले जाते हैं। कई विद्यार्थी जो IIT से BTech करके आते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IGNOU में एडमिशन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा सहज है, लेकिन उस समय ये इतना असहज था कि मुझे बाकायदा घर से निकाल दिया गया। और मैं जब हिंदी ऑनर्स करने पहुंचा जाकिर हुसैन कॉलेज में, तब मुझे पता लगा कि जाकिर हुसैन कॉलेज के हिंदी के विद्यार्थी मुझे हिंदी का नहीं मानते। ठीक वैसे जैसे कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी मुझे इंजीनियरिंग का नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ मैं यूनिकोड की बात कर रहा था, मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा था, वो उन चीज़ों की बात कर रहा था जो उनकी समझ में नहीं आती थी। और उनके हिसाब से उस समय देव बड़े या तुलसी वाली बहस, या बहुत आगे जब थोड़ा सा चले गए थे तो बिहारी या देव वाली बहस, या फिर थोड़ा सा आगे आ जाए तो तुलसी या सूर वाली बहस वही चला करती थी। तो ये ज़रूर है कि जहाँ रहा वहाँ अनफिट रहा, और इस बात ने मुझे बहुत ताकत दी है, और इस बात ने मुझे मेरे व्यक्तित्व को शेप किया है। मैं जिस भी जगह में रहा हूँ आम तौर पर चुभता रहा,
वो लगातार अनफिट होने वाला जो तत्व था, यहाँ तक कि अपने इंटरव्यू बोर्ड में भी मैं चुपता हुआ सा दिखाई देता हूँ। तो वह चीज़ें मुझे हासिल हुई, इसलिए मुझे इनमें से किसी चीज़ से शिकायत नहीं। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है और आज आपके सामने हूँ। क्या मैं सेलिब्रिटी होने को एंजॉय कर रहा हूँ? प्रसिद्धि बुरी नहीं लगती, कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे विद्यार्थी मुझे कैसे याद करेंगे, और वह मैं दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बी। स्कूल में सर गए, फिर पॉलिटेक्निक में गए, तो वहाँ हिंदी वाले थे। आपने खुद भी कहा कि मैं अनफिट रहा हूँ। कॉलेज में गए तो हिंदी वाले होकर हिंदी वाले नहीं थे। आज जाकिर हुसैन में है, वहाँ होकर, क्योंकि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की दुनिया होती है वो कोचिंग्स को बहुत पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि कॉर्पोरेट है और हम ऑर्गेनिक मेंटरशिप वाले हैं, ये कॉर्पोरेट वाले हैं। वहाँ रहकर आपका संबंध एक कोचिंग से भी है। उस कोचिंग में जब आप जाते हैं तो आप शुद्ध कोचिंग वाले नहीं हैं, फिर का संबंध एक कॉलेज से भी है। तो ये जो हमेशा अनफिट रहने की आदत है, कभी तो ऐसा होता होगा कि शाम को जब बैठते होंगे तो लगता होगा कि निराला की तरह की दिक जीवन जो सदा पाता ही है विरोध, ऐसा भाव कभी कभी तो आता होगा कि यार ये क्या है, कि मतलब कहीं तो विद्यार्थियों से प्रेम मिलता है, लेकिन अपने साथियों से भी तो एक सहमति मिले, एक स्वीकार्यता मिले। तो क्या ऐसे भाव सर कभी कभी की एकदम निराशा का भाव या इस तरह की स्थिति कभी तो होती होगी? पता नहीं आप लोगों ने कभी बचपन में वो ड्रैकुला वाली कॉमिक्स पढ़ी है या नहीं, लेकिन एक ड्रैकुला दूसरे ड्रैकुला को पहचान लेता है, और ऐसा ही इस दुनिया में भी है। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो अनफिट घोषित है या अनफिट है। हम लोगों का एक छोटा मोटा लगभग समुदाय बन जाता है, और इतिहास की झाड़ू जो है उसकी विशेषता ये है कि एक तरह का कूड़ा एक तरफ कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे आसपास बहुत ही, और इसी वजह से कि मैं अनफिट हूँ, इस वजह से बहुत से लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे मेरे विद्यार्थी प्रेम करते हैं। जिन कैंडिडेट्स के बारे में आपको गलतफहमी है कि मैं उन्हें रोस्ट करता हूँ, उनको भून डालता हूँ, वे मुझे बेहद प्रेम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वे इस बात की मांग करते हैं कि सर के बोर्ड में इंटरव्यू देना है, और तो प्रेम की कमी तो निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि थक गए हैं अनफिट होते होते, तो थोड़ा सा डेविएशन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह की सीमाएँ मेरे प्यारे दोस्त विकास दिव्यकीर्ति के साथ अक्सर होती है। उन्होंने जो रास्ता चुना और मैंने जो रास्ता चुना, विपरीत किस्म के रास्ते थे, और एक लंबे समय तक 10-12 साल तक हम लोग रोज वॉक करते थे। तो विकास हमेशा इस बात को बोलते थे कि विजय तो बाकी सब तो सही है, लेकिन जो अपने पुराने दोस्त थे ग्रेजुएशन के, ही वह यूनिवर्सिटी टॉपर, जैसा कि आप जानते हैं अपने सत्र के यूनिवर्सिटी टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट शायद नहीं थे, लेकिन टॉपर थे, सेकंड रैंक शायद उनका था, उसकी भी एक लंबी कहानी है, कभी बात करेंगे। तो उनका कहना है रहा लंबे समय तक कि बाकी सब तो चीज़ सही है, लेकिन लोग ऐसी घृणा की निगाह से देखते हैं कभी कभी पुराने दोस्त जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मानो मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। और हम लोग इस बात पर कभी चिंतित होते थे, लेकिन अधिकतर हंसते थे कि शायद बहुत बार शायद ईर्ष्या की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब जब वो सेलिब्रिटी शिक्षक हैं और विश्वविद्यालय के बहुत से शिक्षक उन तक अप्रोच करते हैं तमाम वजहों से, तो स्थितियाँ बदली हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है कि क्या मुझे अनफिट होने से कोई दिक्कत है, नहीं, ये मेरी प्रकृति है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। क्या ऐसा करने से कोचिंग जैसी इंडस्ट्री, जिसे आप कहते हैं कि आपत्तिजनक है, और हम लोग पॉलिटिकली उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कि जो हमारी विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसे जानबूझकर उसके साथ ऐसी छेड़खानियाँ की जाती रही हैं और की जा रही हैं, जिसके चलते जो निजी क्षेत्र है हायर एजुकेशन में, और उससे भी डरावना जो निजी क्षेत्र है कोचिंग इंडस्ट्री का, उसे अतिरिक्त लाभ रहता है, वो एक्सपेंड करता है, और पब्लिक फंडेड एजुकेशन जो है वो है सिकुड़ती है। वो नीतियों पर हमारी बहस लगातार जारी है, और मैं एकदम स्पष्ट हूँ कि उस बहस में मैं किस तरफ खड़ा हूँ। और
लेकिन ये बात सही है कि लोग तो मुझसे असहज है ही, क्योंकि धारा में बहना आसान होता है हमेशा। मेरा काम रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास दृष्टि पर है। वो कहीं एक जगह चर्चा आती है, वो कहते हैं कि दो तरह की मछलियाँ हैं हिंसा, एक पद्मा की हिंसा है और एक हिंसा जो है वह डाउनस्ट्रीम हुगली की हिंसा है। और पद्मा की हिंसा हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वो अपस्ट्रीम बहती है, नदी के प्रवाह के विपरीत बहती है। तो मुझे लगता है कि विपरीत बहना अनिवार्यतः एक अवगुण नहीं है और मैं उसे अब तक तो एंजॉय कर रहा हूँ। बहने का पुरस्कार भी सर आपको जिंदगी में लगातार मिलता रहा है, संघर्ष रहा है, लेकिन लोगों ने सराहा है। और जिन एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की सराहना और उनकी स्वीकार्यता महत्वपूर्ण होती है, जो आपको खूब मिली है। और जब मैं इस इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा था या रिसर्च कर रहा था, तो ऐसे में बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और मैंने कोशिश की कि सबसे ज़्यादा आपके विद्यार्थियों से बात करूँ। और एक बहुत मतलब आश्चर्यजनक बात मेरे सामने आई कि आप क्लास के भीतर बेहद आत्मीय और बेहद सहज शिक्षक हैं, जबकि आमतौर पर जो भी बाहर से विद्यार्थी आपको देखते हैं वो सोशल मीडिया रील्स के जरिए देखते हैं, जहाँ लगता है कि अगले ही पल सर कुछ ऐसा कहेंगे कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो डर कर भाग जाएगा। मतलब इतने गंभीर, इतने सीरियस और हल्का सा गुस्सा लोगों को लगता हुए देखते हुए, ये जो रोल है घर के भीतर, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बेहद सहिष्णु और बेहद लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, चाहे बेटी के लिए हो चाहे मैम के लिए हो। कॉलेज के भीतर अपने विद्यार्थियों के लिए आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो बेहद आत्मीय हैं, जिनसे वो क्लास से इतर अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू के भीतर आप एक बेहद गंभीर और गंभीर में भी थोड़ा सा ऐसा भाव कि इंटरव्यू देने वाले को जो हल्का सा आतंकित करता है। तो ये इतने अलग अलग किरदार, जैसे तो मिर्जा फाजली साहब ने कहा है, हर आदमी के भीतर होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना, लेकिन फिर भी ये इतने अलग अलग किरदार एक साथ चलते कैसे हैं जिंदगी में? साहिल, जब आपने कहा तो मैं इसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जीवन दरअसल इतने खानों में बंटकर उस तरीके से होता नहीं है। इसमें केवल एक ही जगह पर आपको थोड़ा सा भेद दिखाई दे सकता है, वो ये कि जब आप कैमरे के सामने बोर्ड में बैठते हैं तब आपकी भूमिका थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे कि आप सहयोग की बजाय कभी कभी स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मानना पड़ेगा कि यह शायद उस भूमिका में मेरी जिम्मेदारी है। अन्यथा विद्यार्थियों के प्रति सहज होना तो किसी किस्म का एहसान नहीं है ना, ये तो शिक्षक होने के नाते एक प्राइमरी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने विद्यार्थियों को नहीं पहचान रहे हैं, और संयोग से पिछले 10-12 साल से तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अस्मिता मूलक वाला जो मुख्य पर्चा है, मैं बी प्रोग्राम को भी पढ़ाता हूँ और ऑनर्स को भी पढ़ाता हूँ। तो जब हम आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, जब हम अस्मिता की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ कैरी करते हैं। एक साथ अस्मिता बहुल व्यक्ति होते हैं। वे ऑडियंस में मान लीजिए कोई लड़की बैठी है तो वो लड़की भी है, वो शोधार्थी भी है, वो किसी वर्ग से भी आ रही होगी, वो किसी जाति से भी आ रही है, जिससे हम इंटरसेक्शनैलिटी में आमतौर पर स्टडी करते हैं और हम अपने जीवन में अलग अलग अपनी उस अस्मिता के तहत व्यवहार कर रहे होते हैं। तो ये कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कोई सिजोफ्रेनिया है, ये हमारी मनुष्य होने के नाते सामाजिक भूमिका है। तो जो इंटरव्यू नाम का इंटरेक्शन है उसकी भी अपनी एक सामाजिक, उसमें मेरी अपनी एक सामाजिक भूमिका है, जिसमें मुझे जिम्मेदारी बाकायदा दी जाती है कि मुझे कैंडिडेट को स्ट्रेस टेस्ट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और कैंडिडेट की जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं, उसे जांचना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आप आमतौर पर पाएंगे कि मैं अपने सवालों को जेंडर के साथ, कास्ट के साथ या दूसरी सोशल कैटेगरीज के साथ जोड़कर पूछता हूँ और स्ट्रेस देने के लिए उसके डोमेन से ऐसे सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ जिससे उसे लगे कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है। और ये जाहिर है कि मेरी भूमिका है। बल्कि पिछले कुछ सप्ताहों में लगातार मैं NITs के कैंपसेस में था, अलग अलग NITs के। पहले NIT राउरकेला गया, दुर्गापुर गया, NIT कर्नाटका गया,
और वहाँ पर इंजीनियर्स के बीच जो छवि थी, आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर्स को ज़्यादा आपत्ति होती है कि मैं उन्हें रोस्ट करता हूँ। एक वो रील चलती है जिसमें वो मैकेनिकल इंजीनियर से सवाल पूछा है कि बताइए कि आपका जो 2 तरह के इंजन होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, MPFI इंजन आ गया था, तो MPFI इंजन आने के बाद कार्बोरेटर अलग हो गया था, तो पूछते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। और चूँकि वो मैकेनिकल इंजीनियर है इसलिए वो उसका उत्तर नहीं देता हुआ दिखाया गया। अगर पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बुरा इंजीनियर नहीं, रील्स जो है वो दरअसल ऐसा कर देती है, मुझे दुर्दांत दिखा देती है, उसे मूर्ख दिखा देती है। ना मैं दुर्दांत था ना वो मूर्ख है। तो वो सोशल मीडिया की कंस्ट्रक्ट वाली स्थिति है। लेकिन वहाँ पर भी मैंने पाया कि विद्यार्थी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित जैसा होने का अभिनय कर रहे थे कि मानो वे उम्मीद कर रहे थे कि मेरे वाकई कोई सींग निकले हुए होंगे, जो कि स्वाभाविक है कि नहीं निकले हुए। तो मुझे लगता है कि इसे सहजता से लिया जाना चाहिए कि वो मेरी एक भूमिका है जो मुझे दी गई है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी से उस भूमिका को निभाऊँ, चाहे वो संवेदनशीलता का सवाल हो, चाहे सब्जेक्ट डोमेन का सवाल। इन सींग देखने वाले या सींग की कल्पना करने वाले विद्यार्थियों को शायद ना पता हो, विजय सर का एक पक्ष रहा है जिसमें प्रेम बहुत रहा है। तो सर, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में थे, DU से ही आप रहे हैं, तो उसी समय में शायद मैम से पहली बार मिलना हुआ था। मतलब हमारे साथियों को ना पता हो तो शायद सर का विवाह नीलिमा मैम से हो रखा है। नीलिमा मैम हिंदी की जानी मानी लेखिकाओं में से एक हैं, और जाकिर हुसैन में भी मैम पढ़ाती हैं। बहुत चर्चित कुछ किताबें भी मैम की रही हैं। सर, वो पूरा प्रकरण किस तरह का रहा, कैसे पहली बार, क्योंकि मैम भी बहुत स्वच्छंद और बहुत स्वतंत्र चेता प्रवृत्ति की है, तो ऐसी लड़कियों को कोई लड़का पसंद आए बहुत मुश्किल होता है। उस लड़के में कुछ तो ऐसा होता है, कैसे ये संयोग हुआ या क्या उसके पीछे की कहानी थी? साहिल, इंटरेस्टिंग टाइम था। अब एक उम्र के बाद बार बार पीछे देखना बहुत सुखद लगने लगता है। लगभग वैसा समय अब हम लोग उस संक्रमण वाले समय में पहुंच चुके हैं। नीलिमा, आप डॉक्टर नीलिमा चौहान कहलाते हैं, लेकिन नीलिमा उस समय जीसस एंड मैरी कॉलेज की विद्यार्थी थी, अपने समय की टॉपर रही है विश्व, जो पढ़ाकू किस्म के विद्यार्थी होते हैं उस किस्म की थी। और हम लोग, मैं और डॉक्टर विकास, जाकिर हुसैन कॉलेज के। जाकिर हुसैन कॉलेज जिन लोगों को नहीं पता, अब तो खैर जाकिर हुसैन कॉलेज या दिल्ली के विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज एक जैसे दिखाई देने लगे हैं, एक ही तरह के विद्यार्थी पहुँचते हैं, एक ही स्तर के विद्यार्थी पहुँचने लगे। लेकिन उस समय जाकिर हुसैन कॉलेज का मतलब अलग था। जाकिर हुसैन कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, श्रद्धानंद कॉलेज, इन कॉलेजेस का अपना एक, हमारी भाषा में टोरा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये थोड़े बहुत बिगड़े, गुंडागर्दी, थोड़ी बहुत उस तरह की किस्म के कॉलेज माने जाते थे। और जीसस एंड मैरी कॉलेज तो बेचारा जीसस एंड मैरी कॉलेज था, ठीक है। मतलब हम लोग मजाक मजाक में कहते थे कि स्टीफेंस और जीसस एंड मैरी कॉलेज, इनको कॉलेज मानने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी खिड़कियों के सारे शीशे साबुत होते हैं। अब ऐसा भी कोई कॉलेज हो सकता है जिसकी खिड़कियों के सारे शीशे, और दरअसल सही बात ये कि वैसे ईमानदारी से युवाओं में एक आक्रोश होना ही चाहिए। ये सही है कि शीशे तोड़ना उस आक्रोश की सही अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उसके मूल तत्व को समझ पाए तो हम लोग कभी कभी कविता प्रतियोगिताओं में और डिबेट्स में मिला करते थे। कविता नीलिमा का क्षेत्र था, डिबेट मेरा क्षेत्र था, लेकिन चूंकि पुरस्कार दोनों में होते थे तो कभी कभी हम कविता में चले जाते थे, कभी कभी वो डिबेट में आ जाएगा। ये शुरुआती वो था जिसमें कि स्वाभाविक तौर से जाकिर हुसैन के बच्चों से, मुझ जैसी शक्ल सूरत के बच्चे से जितनी नफरत की जा सकती है, नीलिमा कर। उसके बाद इसी बीच में 3rd ईयर में मैं, विकास अपने कॉलेज की टीम से और नीलिमा जीसस एंड मैरी की टीम से बिट्स पिलानी के फेस्टिवल ओएसिस 92-93 में गए। वहाँ हम लोग मिले और फिर से कुछ उठापटक, कुछ किस्म की खटपट हम लोगों के बीच हुई, लेकिन हमें ये समझ में आ गया था कि अब हम आपस में टकराने वाले हैं। वास्तविक टकराहट जो हुई वो दिल्ली के केंद्रीय शिक्षा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां से हम दोनों लोग बीएड करने पहुंचे और वहां जाकर जैसा फिल्मों में होता है उस किस्म का, लेकिन बोरिंग किस्म का रोमांस जो है वो हुआ, जिसमें 2-4
2 महीने तक आप चिढ़ते रहते हैं, उसके बाद लगता है कि यार बार बार टकरा रहा है, यही ठीक है। तो वह पीरियड रहा 93 का, और जिसमें हम लोगों ने फिर ये तय किया। मैं अपने प्रेम को लेकर, अपने संबंध को लेकर बहुत सहज कभी नहीं रहा हूँ। मुझे हमेशा बार बार लगा कि शायद मुझ में प्रेम करने की पर्याप्त काबिलियत नहीं है। मुझे बार बार ये डर लगता रहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे कहीं चोट ना पहुंचा। और मुझे दोस्तों के साथ एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैं जिन दोस्तों से बहुत प्रेम करता रहा, बाद में न जाने किस वजह से उन्हें मेरी वजह से समझिए दुख हुआ। और ये बात मुझे अपने आप को बहुत कचोटती है। तो जब डिलेमा के साथ रिलेशनशिप चल रही थी हम लोगों की, जिसे आपकी भाषा में अफेयर कहते हैं, तब मैं इस बात से डरा हुआ था कि मैं उसे चोट ना पहुंचा दूं। तो मैंने घोषणा ये की, या कोशिश ये की, सब जगह बताना शुरू कर, ताकि मेरे ऊपर सामाजिक दबाव इतना ज्यादा हो जाए कि मेरे पास भागने का रास्ता न बचे। और यही वजह थी कि हमने लगभग बाल विवाह कर लिया। हम लोग जैसे ही बीएड से निकले हम लोगों ने शादी कर ली। उस समय हम लोग दोनों बेरोजगार थे, एमए में एडमिशन ले रहे थे। मतलब आप लोगों से आप सबसे मेरी उम्र कम थी उस समय, मेरी भी और मेरी माँ की भी। और उसके बाद जैसा बचपन का साहचर्य वाली स्थिति होती, उसमें रहते रहते एक दूसरे के सारे कोने घिस जाते हैं, और अब तो एक दूसरे की डेफिनेशन में हम शामिल हो गए। तो दैट इज ऑल इट इज प्रैक्टिकली वेरी बोरिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बोरिंग सा रोमांस है। घर वालों ने शादी के लिए रोका नहीं, नीलिमा के घर वालों ने पीटा नहीं, कुछ अनूठा हुआ नहीं। शादी हो गई, और उसके बाद पिछले 25-30 साल से हम लोग साथ साथ हैं, और मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही साथ साथ हैं। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वाकई आप काफ़ी अनफिट रहे हैं हर एक जगह पर। मतलब मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, और वहाँ क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था, और कृष्ण का मूल स्वभाव बंसी बजाने का था, रिझाने का था, प्रेम का था। तो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसी जगह है जहाँ बंसी बजाने वाले ने आकर भी लठ उठा लिया था। तो उसी तरह की बात, डिबेट ऐसी जगह जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ प्रेम भी हो सकते हैं। ये सब ऐसे संयोग कम लोगों की जिंदगी में होते हैं। डिबेट को मत दीजिए, इसमें कविता को आप श्रेय दीजिए। डिबेट वाले की हरकतें नहीं, कविता वाले। अच्छा, कविता वाली बात जी सर। तो एक बात सर, आपने कहा कि घर वालों ने रोका नहीं। जब आपने हिंदी में एडमिशन लिया जाकिर हुसैन में, तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। फिर घर वापसी हुई कब बीच में? हाँ देखिए, भारतीय परिवारों की संरचना बड़ी अटपटी बेहूदी किस्म की होती है। वैसे तो सही बात यह है कि लड़कों को हमारे समाज में कभी घर से निकाला नहीं जाता, ये हमारे समाज का जेंडर सत्य है। तो मुझे घर से निकाला गया, ये बात सच है। मैं और विकास अलग कमरा लेकर थॉमसन रोड के एक टूटे फूटे कमरे में रहते थे। ये कमरा गिरा दिया गया, उसकी जगह पर आज वह है जिसे आप एयरपोर्ट लाइन का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कहते हैं। उसी जगह पर एक छोटा सा घर होता था, हम लोग वहीं रहते थे। और उसके बाद फिर मैं वापस दरअसल ईमानदारी से कभी घर गया नहीं, लेकिन हाँ आना जाना तो अब भी होता ही है। घर वालों ने ऐसा नहीं है कि मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है, जायदाद है नहीं इसलिए कर नहीं सकते। लेकिन ये सही है कि उसके बाद स्वाभाविक है कि जब शादी की बात होनी थी तो शादी में तो परिवारों की भूमिका होनी ही थी। और चूंकि वो मुझे पहले से घर से निकाल चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि मना करने का कोई लाभ है, करेगा तो ये वही जो इसे करना है। इसलिए उन्होंने इस शादी की सहमति दी। यद्यपि अभी मेरे 2 बड़े भाई अविवाहित थे, जैसा मैंने बताया कि बहुत कम उम्र में शादी की, तो उन्हें लगा कि मान जाना ही ठीक है। हालांकि ये आर्य समाज मंदिर वाली जैसी शादियाँ होती है उस किस्म की शादी थी, लेकिन कुल मिला के अनुभव ठीक ही रहा। ये कब, किस सन की बात हुई? 1994 12 अक्टूबर। और डेट के मामले में सर अनफिट नहीं है, साबित हो गया ना। लड़कियों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई सर इस बात पे, क्योंकि डेट्स याद नहीं रहती है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों में। होनी हालांकि सबकी चाहिए। सर ग्रेजुएशन में किस सन में आए थे आप? मेरा ग्रेजुएशन 1990 से 93 वाला साल है। ये वह ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील समय है। अगर आप जाने तो देश में सांप्रदायिकता पे एकदम चरम पर थी, और 1992 की घटना 6 दिसंबर की वह है जिस समय मैं और
विकास उस कॉलेज के विद्यार्थी थे जिस कॉलेज को लगातार संवेदनशील माना जाता है। हमारे हाशमी सर, सलमान गनी हाशमी प्रिंसिपल हुआ करते थे और इस पीरियड से काफ़ी कुछ सीखा। इनफैक्ट ये वह पीरियड है जिस पीरियड में लोगों को के बारे की मेरे बारे में राय थी कि मैं शायद आरएसएस का कोई क्या बोलेंगे स्वयं सेवक हूँ, यद्यपि मैं आज तक कभी किसी शाखा में गया नहीं था, लेकिन विकास क्योंकि मित्र थे और वो संकल्प छात्रावास में रहते थे तो इस वजह से लोगों ने मान लिया। कई बार होता है ना कि पड़ोसी को आपका रिश्तेदार मान लिया जाता है उस क्रम में। लेकिन यह पीरियड डेफिनेटली था जिस पीरियड में काफ़ी कुछ सीखा है 90 से ज़्यादा। तो सर उस दौर में घर वालों ने निकाल दिया, 1990 की बात है, उम्र रही होगी 17-18 कुछ 18-19 साल, तो कैसे गुजारा होता था? वैसे ही होता था जैसे ये सभागार है, आप जानते हैं कि डिबेट्स हम लोग करते थे। मैं और विकास दोनों अच्छे डिबेटर थे और अच्छे का मतलब है पुरस्कार जीत लेते थे। ऐसा नहीं, बाद में पता लगा कि उसको अच्छी डिबेटिंग नहीं कहते हैं जो हम करते थे, लेकिन पुरस्कार वगैरह मिल जाते थे। और उस समय सामान्य समय ये था कि 18 से 20 हज़ार रुपये अगर आपको साल भर में मिल जाते हैं तो एक विद्यार्थी का काम चल जाता था। और हम लोगों ने बैठ के बाकायदा कागज कलम लेके हिसाब लगाया कि श्रीराम मेमोरियल से इतना मिलेगा, वहाँ से एनएस प्रधान से इतना मिलेगा, इससे इतना मिलेगा, फेस्टिवल डिबेट से इतना मिलेगा, तो कुल मिला के 30-35 हज़ार रुपये हम दोनों मिलाकर कमा सके। तो इतना काफ़ी था। तो सामान्यतः डिबेटिंग थी और समर वेकेशन में चूंकि मेरे पास वो इंजीनियरिंग की डिग्री थी तो मैं वो बजाज की प्रेस का क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन जाया करता था। तो 2 बार मैंने ऐसा किया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो उस दौरान तकरीबन हम लोगों को मुझे 2,000 रुपये महीना, 2,200 रुपये महीना के करीब सैलरी भी मिल जाती थी, तो काम चल जाता था। ऐसा कोई बहुत बड़ा संकट नहीं था। तो बाद में तो फेलोशिप मिलनी शुरू हो गई तो समस्या सुलझ गई। ये फ्रीलांसिंग काम होता था? निश्चित तौर पर फ्रीलांसिंग। लेकिन सर डिबेट की केंद्रीय भूमिका रही घर चलने से घर बसने तक। घर चलने से, घर बसने से, और उसके बाद जिस विजेंद्र को आप जानते हैं उस सब, आप तो डिबेटर रहे हैं, आप इस बात को समझते हैं कि डिबेटिंग मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंश है। इनफैक्ट डिबेटिंग वह वजह थी जिससे मैं इंजीनियरिंग छोड़ के हिंदी में आया, ना कि हिंदी में वजह थी। जब हम लोग आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, यहाँ पास में पॉलिटेक्निक है जिसका मैं विद्यार्थी था, वहाँ से हम लोग डिबेटिंग के लिए अलग अलग कॉलेजेस जाते थे, तब मुझे लगा कि पता लगा कि दरअसल कॉलेज जीवन क्या है, और इसी वजह से फिर मैंने बाद में एडमिशन हिंदी में लिया भी था। तो डिबेटिंग डेफिनेटली, और ये इसलिए भी कि ये वो कौशल और वह समझ और विवेक देती है जिस विवेक के जिसके चलते मतलब विजेंद्र बनता है, या अन्य डिबेटर्स भी मैं देख रहा हूँ। विकास आज भी मानते हैं कि उनके विकास बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिबेटिंग की है। मुझे लगता है आप भी मानते होंगे कि आप जैसा बनने में निश्चित डिबेटिंग की भूमिका है। जी सर। तो सर जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही। आज आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, और साथियों को बता दूं कि सर नीलिमा मैम के बाद सर का दूसरा प्यार डिबेट ही है। वो आज भी डिबेटिंग सोसाइटी को देखते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं जो जाकिर हुसैन की डिबेटिंग सोसाइटी से हैं। पहले सर आपने लेकिन कॉलेज से पढ़ाना शुरू किया नहीं था, तो पढ़ाना कैसा रहा शुरुआती दौर में, और कहाँ से पढ़ाना शुरू किया? क्या पढ़ाने या अध्यापन की जिंदगी का सफर रहा? साहिल, शिक्षण जो है वो उसके जो शुरुआती का कहरा है, मुझे इस देश की शिक्षा के कुछ सबसे शानदार दिमागों ने सिखाया। आमतौर पर जब हिंदी के अधिकांश विद्यार्थी हैं, जब हिंदी के विद्यार्थी शिक्षण की बात करते हैं तो अक्सर बात करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी सर की, अक्सर बात करते हैं नित्यानंद तिवारी सर की, शानदार शिक्षक है वे। लेकिन मेरी जो आदर्श शिक्षक की कल्पनाएं हैं, मतलब इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेकिन मेरे आदर्श शिक्षक की जो कल्पनाएं मेरे दिमाग में है वो केंद्रीय शिक्षा संस्थान से ज़्यादा जुड़ी हुई है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार मेरे इमीडिएट शिक्षक थे। कई और अन्य शिक्षक जिनसे बहुत सारी चीज़ों में वैचारिक भिन्नताएं थी, जैसे सीके सलूजा सर या के जैन सर या अन्य शिक्षक जो वहाँ पर थे, आरपी शर्मा सर। इन लोगों से मैंने कैसे पढ़ाना है और ये जो जिसे हम शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं उसके निटी-ग्रिटीज़ को सीखा। और
वह एक क्षण था जिसे मुझे अनिवार्य तौर पे पता था, अंतिम तौर पे पता था कि शिक्षक बनना मेरी एकदम तय था, क्योंकि मैं जहाँ भी रहूँगा शिक्षक रहूँगा, इतना तय हो गया था। बहुत खूबसूरत तरीकों से पेडागोजी की समझ, करिकुलम की समझ, चीज़ों की समझ प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने हम लोगों को बताई, कैसे आप क्लास में एक पत्थर के टुकड़े से, चौक के टुकड़े से पूरी क्लास को डेवलप कर सकते हैं। मैं अब तक उन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ अपने क्लासरूम में। और ये वह समय था, और उसके बाद प्रोफेसर अनिल सरगोपाल के साथ लगभग 2-2.5 साल तक मैं दिल्ली के CI में ही मैकेज, मौलाना आजाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन नाम का एक संस्थान था, जिसमें मैं एक रिसर्च वर्कर की तरह काम करता था। तो रोहित धनकर, पौरवेश आचार्य, S.C. शुक्ला साहब, कृष्ण कुमार, श्याम मेनन, इन सब लोगों के साथ मैंने शिक्षण और पेडागोजी को सीखा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मुझे सीधे PGT की नौकरी मिल गई थी, क्योंकि B.Ed मेरे पास यहाँ से था, और एक परीक्षा होती है, जो परीक्षा देने के बाद तो लगभग 1.5 साल तक मैं दिल्ली के 2-3 स्कूलों में पढ़ाता रहा। इससे पहले मैं दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों से पढ़ा था, तो मेरे पास वह अनुभव था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने उस पीरियड को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है अपनी टीचिंग। आज भी वे विद्यार्थी जिन्हें कभी मैंने सदर बाजार के उस स्कूल में पढ़ाया था, वो मैसेज भेजते हैं, मिलते हैं, या दूसरे लोगों को बताते हैं कि जिन सर को आप जान रहे हैं, सर ने तो हमें ये चीज़ पढ़ाई है। और वो खूबसूरत समय था, जिसके बाद फिर मेरे अपने शिक्षक, तो स्वर्गीय हो गए, डॉक्टर रमेश मेहता, उन्होंने कहा कि विजेंद्र, मेरे ख्याल से आपको कॉलेज में होना चाहिए, और वहाँ पर एक एडहॉक पोजीशन कॉलेज में निकली थी। बहुत सारे समय से मुझे लगातार नकारा जा रहा था। आप में से जो लोग 2-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वे जानते हैं कि प्रक्रिया कितनी त्रासद है, और मुझे लगभग तय हो गया था कि शायद विश्वविद्यालय अब नौकरी नहीं देगा। बहुत साल हो गए थे, बेरोजगार घूम रहा था, बेरोजगार तो नहीं था, सरकारी स्कूल में तो पढ़ा ही रहा था और खुश था, लेकिन फिर भी इस कॉलेज में नौकरी मिलने की संभावनाएं लगभग कम होती जा रही थी। बड़ी रोचक बात है, इसकी वजह ये मानी जाती थी क्योंकि अभी भी वह टांका लगा हुआ था कि मैं एक गुमनाम वजह से मुझे RSS से जोड़ा जाता था। अब RSS वाले सुन लेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। तो लेकिन बेरोजगार घूम रहा था। फिर बाद में बहुत लेट 2010 में मेरी स्थायी नौकरी होती है, 2005 में वापस पहुंचता हूँ एडहॉक पढ़ाने के लिए। सर, मतलब सरकारी नौकरी को छोड़कर एडहॉक के लिए आना, मतलब कितना बल मिला कहाँ से? नीलिमा से। नीलिमा पहले 1998 में 97-98, जबकि नीलिमा बिल्कुल शुरू, जैसे मैंने बताया कि नीलिमा एकेडमिकली मुझसे डेफिनेटली ब्राइट रही है हमेशा से, और जिस वजह से उनकी स्वीकार्यता भी मेरी तुलना में स्वाभाविक तौर पर एकेडमिक्स में ज़्यादा थी। 1998 में दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में भी उनकी परमानेंट नौकरी हो गई थी। तो ईमानदारी की बात है कि वो आर्थिक वाला संकट उतना ज़्यादा नहीं था। जो थोड़ा बहुत संकट होता है वो विजेंद्र सिंह चौहान में जो सिंह चौहान छिपा हुआ है उसकी मूंछ वाला होता है। इसके अलावा कोई खास परेशानी थी नहीं। हम लोग आर्थिक रूप से एक नौकरी पर बहुत सारे लोग जीते, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा संकट था नहीं। नीलिमा ने कहा कि विजेंद्र, मेरे ख्याल से आपको ये फैसला लेना चाहिए। हम लोगों ने बातचीत की और उसके बाद सोच कर समझ कर उस नौकरी से इस्तीफा दिया और यहाँ पर फिर एडहॉक ज्वाइन किया। सर, एक फिल्म है की एंड का, जो की एंड का करके फिल्म आई थी, जो मूलतः इस बात पर थी कि कैसे जो दंपति होते हैं उनमें किसी एक की प्रसिद्धि दूसरे को प्रभावित कर सकती है संबंधों में। एक समय था जब नीलिमा मैम का बहुत नाम था, मतलब नाम अभी भी है, लेकिन उस समय आपका उस तरह से बहुत नाम नहीं था जैसा अब है। तो आपको अक्सर लोग शायद इस तरह से परिचित भी कराते होंगे कि ये नीलिमा जी के साथी हैं, लेकिन आज के दौर में आपका बहुत नाम है। तो शायद उस नाम की धमक जाकिर हुसैन के स्टाफ रूम में भी पहुंचती होगी या आपसी व्यवहार में भी पहुंचती होगी। तो क्या उस ख्याति का प्रभाव घर की सीमा के भीतर कभी आया या संबंधों में थोड़ा तनाव आया उसकी वजह से? फिल्म के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी बहुत भिन्न तरीके से चलती है। ये सही है कि जिस समय क्या नीलिमा अभी भी लगातार लिख रही है, लेकिन फिलहाल हिंदी में जिस तरह की छालेदार चलती है उससे थोड़ा सा
इस समय अपने आप को रोके हुए हैं। नीलिमा की दोनों किताबें काफ़ी प्रसिद्ध रहीं, पतनशील पत्नियों के नोट्स और ऑफिशियली पतनशील। जिस समय नीलिमा अलग अलग लिट फेस्ट में जा रही थी और ज़्यादा दिखाई दे रही थी सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर, लेकिन उससे बहुत पहले हम लोगों ने साथ साथ रहना और कॉमन स्पेसेस, जहाँ स्पेसेस एक जैसे हों, उसमें जीना सीखा है। शायद पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, लेकिन हिंदी में जो ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है उस समय मैं मसीजीवी नाम से लिखता था। नीलिमा ने अपना लिखित मन से ब्लॉग बनाया था और ये बिल्कुल शुरुआती समय था जब हिंदी में अभी यूनिकोड आया नहीं था, आ रहा था। केवल ब्लॉगिंग की दुनिया में यूनिकोड दिखाई देता था और अभी भी आपके हिंदी डिपार्टमेंट में बग्गा साहब बड़े रहते थे कि नहीं वॉकमैन चाड़ के अभी टाइप करूँगा, पता नहीं आजकल क्या स्थिति है। लेकिन पूरे उसमें हम लोग तो वो जो कॉमन स्पेस था, जिस कॉमन स्पेस में पति पत्नी एक जगह पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग कॉमन होते हैं। आज भी अगर आप फेसबुक पे जाएं तो शायद हम लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स की संख्या 2-2.5 हज़ार के आसपास होगी। और मैं अक्सर मजाक में कहता था कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके साथ इतने सारे कॉमन चीज़ें हो तो आपको समझ में नहीं आता कितना शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि साथ साथ रहे तो आप इस बात को समझिए, शायद आप अभी भी पति पत्नी वाले मोड में हैं, लेकिन नीलिमा एक तो बहुत प्यारी दोस्त है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप हम लोगों की शादी जब हुई तब हम लगभग बच्चे थे, 20-21 साल के बच्चे। तो ये एक तरह से बचपन का प्यार वाला बचपन जो है वो ही एक्सटेंड हुआ है। तो उसमें हम जब लड़ते हैं, जब हम एक दूसरे से चिढ़ते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि आपको 4 लोगों ने पहचान लिया और मुझे नहीं पहचाना, वो नहीं होती है। उसकी वजह भी दूसरी होती है, वो निश्चित तौर पर होती है। जैसे नीलिमा अभी भी अपने फेमिनिज्म वाले उस पर 1 इंच जगह मुझे देने को तैयार नहीं है, और मैं बनते बनते मनुष्य बनूंगा। आखिर शुरू तो बहुत दूर से किया है ना, तो समय लगेगा उस बदलाव में आने का, तो वो जरूर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। चलेगा विषय, यही हम दुआएं करते हैं। मसीजीवी का क्या मतलब था? आपने कहा कि मसीजीवी नाम से लिखते थे। मसीजीवी शुरुआती ब्लॉग हुआ करता, जिन लोगों को ब्लॉग नहीं मालूम है, 2003-4 में यूनिकोड की शुरुआत होती है और हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है। मैं जब इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था तब से हम चाहते थे कि इंटरनेट पर हिंदी आए, और हम लोग अलग अलग तरह की बहसें कर रहे थे, सरकार पे दबाव बना रहे थे कि वो किसी एक फॉन्ट को स्टैंडर्डाइज कर दे, वो नारद को कह दे, न्यू दिल्ली को कह दे, किसी चाणक्य को कह दे, किसी एक फॉन्ट को कह दे कि हर कंप्यूटर में होना जरूरी है। हम उस बहस को चल रहे थे। मैंने हिंदी की पहली पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम इत्रिका, लेकिन फिर 2003-4 में अचानक यूनिकोड आता है और ये सारी प्रॉब्लम टेक्निकल सॉल्व हो जाती है और वो एक नई दुनिया शुरू होती है। हिंदी युग उस समय बहुत शानदार तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, आज एक इम्पॉर्टेंट पब्लिशर है हिंदी युग। तो उस दौरान जो ब्लॉग लिखा जा रहा था उसमें मैंने जो पहला ब्लॉग बनाया, हालांकि पहला ब्लॉग जो बनाया था उसका नाम शब्द शिल्प था, लेकिन टेक्निकल वजह से वो ब्लॉग किसी वजह से डिलीट हो गया। तो मैंने अपना नाम मसीजीवी रखा था। समझ सकते हैं, मसी मतलब स्याही, जीवी मतलब इंक, जीने वाला, तो स्याही पर जीने वाला व्यक्ति। तो वो मेरा शुरुआती नाम था। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे मसीजीवी नाम से ही जानते हैं। फ़ॉन्ट बदलने से, सब बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, फ़ॉन्ट बदलने से समस्या क्या आती है? जैसे आप यूनिकोड चाहते थे। देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल समझ रखते हैं वे जानते हैं कि एक फॉन्ट कोडिंग होती है जिसे हम एस्की कोड कहते हैं। ये शुरुआती कंप्यूटिंग हुआ करती थी। कि कभी सोचा नहीं गया था कि कभी ऐसा कंप्यूटिंग की दुनिया इतनी बढ़ जाएगी, उसमें अलग अलग भाषाओं की जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी वाले तो मान के चलते हैं अंग्रेजी से दुनिया शुरू होती है, अंग्रेजी पर खत्म होती है। तो उन्होंने जो उसके इनपुट के लिए प्रावधान रखा था वो एस्की कोडिंग थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग, कैरेक्टर कोडिंग करके। तो वो उसमें गुंजाइश ही केवल 256 कैरेक्टर्स की थी जो अंग्रेजी में खत्म हो जाते थे, इसलिए बाकी भाषाओं के पास गुंजाइश नहीं। तो हिंदी के लोग या दूसरी भाषाओं के लोग, बांग्ला के लोग, मराठी के लोग, वे लोग अलग अलग फॉन्ट से काम चलाते थे। 2003 में जब यूनिकोड आता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल कोडिंग, ये जो सिर्फ 256 कोड थे ये बढ़कर पहले 10,000 बाद में 1 लाख हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर अपनी देवनागरी लिपि के हर चिन्ह के लिए अलग से कोड आ। अब ये चिंता खत्म हो गई कि मैंने टाइप किया, उसको दूसरी जगह पे भेजेंगे तो वहां वो बदलकर कचरा बन जाएगा, जार्गन बन जाएगा। अब ये बिल्कुल तय है कि मैंने अगर मंगल में टाइप किया और आपके पास भेजा, आपके पास मंगल नहीं भी,
तब भी जो भी आपके पास यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरियल में हो जाएगा, किसी और में हो जाएगा, और आपको हिंदी का हिंदी ही दिखाई देगा, वो जार्गन नहीं दिखाई। ये सब केवल 2003-04 के बाद शुरू हुआ है और आपको 2003-04 बहुत पुराना लग रहा होगा, मेरे हिसाब से वो उतना पुराना नहीं है। और इसको हम लोग यूनिकोड कह रहे हैं। यूनिकोड ने हिंदी की कंप्यूटिंग दुनिया, इंटरनेट की दुनिया को बदल डाला। उसके बाद ये संभव हो पाया कि हम हिंदी में ईमेल लिख सकते थे, हम हिंदी में चीज़ें कर सकते थे, और उसके बाद वो पूरी दुनिया खड़ी होती है जिसे आज हम सोशल मीडिया की दुनिया कहते हैं, जिससे साहित्यिक दुनिया को अक्सर चिंता भी होती है। शुरुआती ब्लॉगिंग में सर आपके साथ रवीश कुमार, निधीर पंड्या, कुछ और चर्चित नाम थे ना? अंदर समय था वो। एक तरफ तो हिंदी में ऐसे लोग थे जिनको पहले हिंदी में किसी ने नहीं सुना। अनूप शुक्ला, अनूप भार्गव, रजनी भार्गव, रवि रत्नामी, ये सब लोग हिंदी की दुनिया में बिल्कुल अपरिचित लोग थे और अपनी पूरी जान लगा रहे थे हिंदी को लाने के लिए। और दूसरी तरफ हिंदी की रोजी रोटी खाने वाले हम लोग थे, हिंदी के मास्टर पत्रकार, जो इस दुनिया पर बड़ी शक भरी निगाह रखा। मैं हिंदी की दुनिया से, हिंदी की रोजी रोटी खाने वाला मैं और अविनाश दास, जो कि पीपली लाइव के डायरेक्टर हुए, अविनाश दास और मैं शुरुआती हिंदी की दुनिया के लोग थे जो वहां पहुंचे। फिर रवीश आते हैं कस्बा लेकर, और ये फिर हिंदी की दुनिया वाले लोग थे जो वहां पहुंचे, और एक तरह का विश्वास फिर वहां कायम होना शुरू होता है हिंदी और अहिंदी वाले लोगों के बीच। और फिर हम देखते हैं बाद में मनीषा पांडे अपना एकदम फेमिनिस्ट ब्लॉगिंग लेकर वहाँ आती हैं, और वो एक पूरी सोशल लाइफ बनती है। जो लोग हिंदी ब्लॉगिंग के पुराने लोग हैं वो आज भी उस समय को बहुत हसरत भरी निगाहों से याद करते हैं कि वो शानदार समय था जिसमें बहुत कुछ सीखा। तो ये वो पीरियड रहा है। थोड़ा सा पीछे सर हम चलेंगे आपके कॉलेज की जिंदगी में। दोबारा एक घटना हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका जिक्र विकास सर ने अपने इंटरव्यू में किया था, जिसमें बहुत हिंसक भागीदारी विद्यार्थियों की रही थी दिल्ली में। तो क्या उसका हिस्सा आप भी थे? थैंक यू साहिब फॉर आस्किंग दिस। देखिए, हम अपने जीवन में जब पीछे की तरफ झांकते हैं तो कई चुभती हुई चीज़ें होती हैं। आप तो मंडल के आंदोलन की बात कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, हम लोग अंडर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे। दरअसल मैं तो शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी रहा हूँ या पॉलिटेक्निक में थर्ड ईयर का रहा हूँ। ये वह पीरियड था जिस समय दिल्ली में लगभग आग जैसी लगा दी गई थी। राम विलास हुआ, हाय हाय, वीपी सिंह, हाय हाय, बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय उसका केंद्र था। और उसके बाद वह समय आता है जिसमें एक के बाद एक आत्मदाहों की श्रृंखला होती है। मैं बार बार जब अपने जीवन पे पीछे देखकर पूछता हूँ तो सबसे तीखा सवाल ये होता है कि जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तब तुम कहाँ खड़े थे? क्योंकि मेरे लिए ये एक महत्वपूर्ण आत्मालोचन का सत्र है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं मंडल कमीशन में कोई बहुत सक्रिय भागीदारी कर रहा सवर्ण विद्यार्थी था, लेकिन ये सही है कि उस समय तक अपनी कोई बहुत अच्छी राजनीतिक समझ नहीं बनी थी। मैं अभी पिछले दिनों महोत्सव में हिंदू कॉलेज में था, वहाँ मैंने इस बात को याद किया कि जिस समय मंडल कमीशन का पूरा शोर चल रहा था, हम लोग क्रोडीवल कॉलेज की जो लॉन है उसमें बैठे हुए थे, और वहाँ एक साथी ने, अगर मैं सही हूँ तो शायद मुकेश मानस रहे होंगे इस समय, मुझे ऐसा लगता है। मुकेश नहीं रहे हमारे बीच, सत्यवती कॉलेज के शिक्षक थे। वो दलित चिंतक के तौर पर उन्होंने शायद ये कविता सुनाई थी, या मैं गलत भी हो सकता हूँ। और कविता में उन्होंने बार बार कहा कि एक छोटी सी कविता है, 2 पंक्तियाँ, अगर आप सुनना चाहें तो। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मेरी पंक्ति नहीं है, जैसा मैंने कहा कि कॉलेज के लॉन में बैठे हैं, चल रही है चर्चाओं पे चर्चाएं। ऐसे में एक किसी साथी ने या साथी ने चर्चा उठाई। चर्चा का विषय था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जिन लोगों को नहीं पता, मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल हुआ करता था जिसमें रघुवीर यादव मुंगेरी लाल की भूमिका में थे। जवाब में वह चिढ़ी और बोली, छी मुंगेरी लाल, मुझे तो वो शक्ल से ही लगता है चमार जैसा। इस कविता को अगर आप ध्यान से सुने, ये वह पीरियड है जिस पीरियड में बाहर ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें
सवर्ण लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। मैं फेंस सिटर हूँ। ईमानदारी की बात है कि मेरे अंदर अभी वो साहस नहीं है कि मैं झूठ बोल सकूं और कहूं कि मैं इसके समर्थन में था, और इतनी ईमानदारी बची हुई है कि जो स्थिति थी वो बता सकूं। तो मैं फेंस सिटर था। मुझे कई बार लगता था कि ये लोग आरक्षण नाम की चीज़ लेकर आ रहे हैं जो तो पहले से ही परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार हम लोगों के कंस्ट्रक्ट के दिमाग बनाए जाते हैं। लेकिन इस कविता और उसके बाद की कुछ संवेदनशीलता के साथ जो एक्सपोजर हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि शायद हम लोगों का वह समझ जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और फिर से डिबेटिंग का शुक्रिया कि उसने विभिन्न तरीके के मतों से सामना कराया। और अब मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि उस पीरियड में हमें सक्रिय तौर पर मंडल कमीशन का समर्थन करना चाहिए था, जो उस दौरान हमने नहीं किया। सर, आभार इतनी ईमानदारी के लिए, क्योंकि इंटरव्यू का सबसे बड़ा गुण यही माना जाता है कि व्यक्ति ईमानदारी करते। तो क्या आप मानते हैं कि आपका जो भी अकादमिक जीवन रहा, एक शिक्षक के तौर पर या एक विद्यार्थी के तौर पर यूनिवर्सिटी में, उसमें सबसे बड़ी गलती या गलत भूमिका यही थी मंडल कमीशन का विरोध करना, या और कुछ ऐसी घटनाएं या प्रसंग रहे जिंदगी में जहाँ लगता है कि अगर पीछे जाने का मौका मिले तो मैं सुधारना चाहूँगा? साहिल, जिंदगी में खैर हम जानते हैं रिवाइंड के बटन नाम की तो कोई चीज़ होती है। ये सवाल मैं भी, जैसे आप इंटरव्यूअर हैं, मैं भी इंटरव्यूअर हूँ, मैं इस सवाल को अक्सर पूछता हूँ अपनी ज़िंदगी की रिग्रेट्स बताइए। हम सभी जानते हैं कि ऐसे में बहुत पॉलिटिकली करेक्ट रिग्रेट्स सामने रखी जाएंगी और उस बात पर लोग तालियां बजा देंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि ये तो एक राजनीतिक समझ की कमी का प्रश्न था। हम लोग सक्रिय तौर पर तो एंटी मंडल कमीशन के उस आंदोलन में थे नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक तौर पर यह एक संकट रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी चीज़ें भी हुई हैं जिसमें हमने उतनी सक्रिय भूमिका नहीं अदा की। मसलन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं याद कर सकूं कि मैंने उसके खिलाफ कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बच्चे थे लेकिन जो कर सकते थे। राजनीतिक तौर पर और चीज़ें भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि मैंने मनुष्य बनने की शुरुआत खासतौर से जेंडर वाले हिस्से पर थोड़ा सा देरी से की है। वो हिस्सा मैं अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि शायद अवसर मिलना चाहिए था जब 80 के दशक में या 90 के दशक में। वो एक स्लो लर्निंग प्रोसेस रहा है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जब आप जेंडर जैसे हिस्सों पे पुरुष अगर आप पैदा हुए और आपको पुरुष बनाया गया है, तो वो जो संवेदनशीलता है वो बहुत मुश्किल इसलिए होती है पुरुषों में क्योंकि बहुत सारा डीलर्न करना पड़ता है। केवल नया लर्न करने से काम नहीं चलता, पहले जगह को खाली करना पड़ता है। और वो मैं मानता हूँ कि मैंने शायद पहले से करना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए आपको अवसर चाहिए था, और वो अवसर मुझे मिलना ही तब शुरू होता है जब नीलिमा से मिलना होता है और आपको समझ में आना शुरू होता है कि नहीं, आप स्त्रियों को केवल एक मादा के तौर पर, मादा मनुष्य के तौर पर नहीं देख सकते। आपको मुकम्मल इंसान की तरह स्त्रियां देखनी होती हैं, उन्हें दोस्त बनाना होता है, उनकी गलतियों को भी मनुष्य तरीके से देखना होता है। ये सब वह हिस्सा था जो मुझे लगता है कि थोड़ा देरी से आता है। वो निर्मला पुतुल की सर बहुत सुंदर पंक्ति है कि कभी देखा है तुमने स्त्री के तन के भूगोल से आगे बढ़कर उसकी सांसों का खोदता इतिहास। तो ये सही है सर, स्त्री के जीवन में आने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है। तो वैसे ही जैसे आपका अस्मितामूलक विमर्शों पर बहुत दबाव रहा, कुछ साथी होंगे उन्हें बता दूँ। अस्मितामूलक विमर्श यानी ऐसे कुछ वर्ग जिन्हें दबाया गया समाज में, उन वर्गों का अपनी अस्मिता के लिए जो चिंतन किया जाता है या जो संघर्ष किया जाता है, उसे हम इस शब्द के द्वारा उस दायरे को परिभाषित करते हैं। तो क्या कभी जीवन में ऐसे कुछ साथी भी रहे जिनसे इन वर्गों की चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाए, या ये समझ खुद से विकसित हुई समय के साथ साथ?
देखिए, ये कहने के लिए कि मेरी समझ मैंने खुद विकसित की है, आला दर्जे का पाखंडी होना जरूरी है। कोई समझ अपने आप विकसित नहीं होती, वो इंटरेक्शन से होती है जो आप समाज में हासिल करते हैं, और अगर किताबों से हासिल करते हैं तो किताबों में भी दरअसल आप इंटरेक्शन ही तो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैंने मुकेश मानस का नाम लिया, और ये जो लोग इस आइडेंटिटी वाले हिस्से को पढ़ते लिखते हैं जानते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल प्रक्रिया है। आप केवल इसी चीज से नहीं सीखते कि एक वंचित वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ शोषण हो रहा है और आपने उसे देखा और आपने उसे सीख लिया, ये इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। मसलन आपको हैरानी होगी कि दलित विमर्श पर सबसे ज्यादा मैंने अपने आप को संवेदनशील जब किया तो वह मसला था जब हमारी एक बहुत प्यारी सी दोस्त ने दिल्ली विश्वविद्यालय की रीड्स लाइन में आत्महत्या कर। वो दलित नहीं थी, मैं अर्चना की बात कर रहा हूँ, कुछ पुराने विद्यार्थी शायद जानते होंगे, अर्चना मिश्रा। अर्चना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत मेधावी छात्र से अंतरजातीय विवाह किया, और फिर एक दिन लगातार अब्यूज से तंग आकर उसने अपने दोस्तों को बुलाने की बजाय, हम जैसे दोस्तों को बुलाने की बजाय, वो गलत फैसला लिया। ये वह प्रक्रिया थी जिसने मुझे और ज्यादा डाइव करने के लिए विवश किया एक दोस्त को खोने के बाद, कि हम ये समझे कि ये आइडेंटिटीज कैसे टकराती। वह बच्ची जो सब कुछ छोड़कर आई थी और उस दलित युवक से उसने रिश्ता बनाया था तमाम लोगों से लड़कर, वो किन वजहों से एकाकी हुई होगी कि अपने आसपास मित्र होते हुए भी और शिक्षित और रिसर्च स्कॉलर की आप ही लोगों की तरह पीएचडी कर रही थी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रिब्यूटरी फेज से कह रहा हूँ, मैं दलित अस्मिता या दलित संवेदनशीलता कह रहा हूँ, वहां से मेरे पास आई जहाँ से आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ मैं दरअसल एक सवर्ण लाइफ के जाने से सीख रहा हूँ। तो अलग अलग बहुत सारे शानदार लोगों से सीखा है। एक बड़ा जो प्रभाव मुझ पर रहा है वो मेरे कॉलेज का रहा है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का। दिल्ली विश्वविद्यालय में सब कॉलेज के अपना कैरेक्टर है, लेकिन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो पहले दिल्ली कॉलेज था, वह अपनी डाइवर्सिटी के लिए यूनिक है। उस कॉलेज में आप, दिल्ली में अकेला कॉलेज है जिस कॉलेज में आप जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के, वंचित समुदाय के लोगों के साथ बहुत प्यारे रिश्ते बना सकते आप। और ये वह वजह थी जिसने मुझे डाइवर्सिटी पर, विविधता मात्र के लिए संवेदनशील बनाया, जिसके विभिन्न हिस्से अलग अलग वंचित वर्गों को लेकर एक संवेदनशीलता दिखाता है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि एक सवर्ण पुरुष के लिए ये दावे करना कई बार बहुत नौटंकी भरा भी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होगी। आपके केवल शब्दों के आधार पर ये तय कर दिया जाएगा कि विजेंद्र ने वहां खड़ा होकर ये बोला, देखिए ठीक ही होगा। तो सारा ऑनगोइंग प्रोसेस है दोस्त, अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो इस्लामोफोबिक हैं, अभी भी मेरे रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जो दलितों के लिए बुरी बातें बोलते हैं, महिलाओं के लिए बुरी बातें बोलने वाले तो सारी दुनिया में हैं, मेरे आसपास भी। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कल से आज थोड़ा सा बेहतर इंसान हूँ, मरने तक शायद इंसान बनने के आसपास हो। आपने एक दोस्त का जिक्र किया, अर्चना जी का। आपकी एक और दोस्त रही जो दिल के बहुत करीब रही, अपराजिता मैम, उनके बारे में सर कुछ साझा करना चाहेंगे? साहिल, अपराजिता बार बार पैदा होने वाली चीज नहीं। अपराजिता से तो बहुत पहले से नहीं मिला था। अपराजिता जब पढ़ाने लगी थी उसके बाद अपराजिता से भेंट हुई, लेकिन ये बात अपराजिता के बहुत निकट दोस्तों या अपराजिता के मतलब रोशन को भी नहीं मालूम है, भास्कर को भी नहीं पता है, लेकिन अपराजिता के साथ जो कनेक्ट था वह इमीडिएट कनेक्ट था।
अपराजिता, अभी हम बाहर जब उन स्टॉल्स को देख रहे थे तो स्वाभाविक है मुझे बार बार अपराजिता याद आ रही थी, क्योंकि हिंदी में इलस्ट्रेशंस, जिन लोगों को नहीं पता, अपराजिता शर्मा मिरांडा हाउस में जो हिमोजी नाम से जो अपने कैरेक्टर्स देखे हैं उनकी रचयिता। और अपराजिता के साथ जब बातचीत होती थी, अपराजिता हमेशा खुश रहती हूँ, उससे ऐसा नहीं है, वो अक्सर नाराज हो जाती थी, वो अक्सर लड़ती तो नहीं थी लेकिन कुछ कुछ बोल देती थी। लेकिन यस, अपराजिता ने मेरी ज़िंदगी पे गहरा प्रभाव डाला है। अपराजिता शब्दों में नहीं सोचती, अपराजिता रेखाओं में, आकृतियों में सोचने वाली कैरेक्टर थी। और अपराजिता और मेरे बीच में जो कनेक्ट है वो प्रेम है, कि अपराजिता को प्रेम की भाषा समझ में आती थी और मैं हमेशा कहता था कि प्रेम के मामले में एकदम निकट व्यक्ति हूँ, तुम बता दो क्या क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें एकदम प्रामाणिक मानता हूँ। छोटी थी, मुझसे काफ़ी छोटी थी, तो वो थोड़ा सा लड़िया कर भी कभी कभी बात करती थी। और अपराजिता ने जो प्रभाव हिंदी की दुनिया पर डाला है उसका आकलन इमीडिएटली नहीं हो सकता, और मेरे जीवन पर जो डाला है उसे शायद केवल मैं ही महसूस कर सकता हूँ। लेकिन थैंक्स फॉर मेंशनिंग, थैंक यू। अभी सर आप मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी आपको उन्हीं के जरिए जानते हैं। जब आप जाते होंगे कार्यक्रमों में तो क्या कभी कसक होती है कि यार यूपीएससी के सवाल मत पूछो, वो तो यूट्यूब व्यूज में या यूट्यूब वीडियोस में है, मैं साहित्य का भी व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ, या मैं एक शिक्षक भी हूँ, कुछ इस पक्ष पर भी बात की जाए, मुझसे तुम पूछो। हाँ, सही होता है। अभी बजरंग भाई यहाँ बैठे हुए हैं, देशबंधु कॉलेज ने मुझे आमंत्रित किया था वाद विवाद समिति की तरफ से, और मैंने अपनी बात रखी जैसे रखनी थी, जो जिसका प्राइमरी सिविल सर्विसेज से कम लेना देना था, मैं अपनी बात कह रहा था। लेकिन उसके बाद जब सवाल आने शुरू हुए तो जब पहला सवाल आया तभी मुझे उठकर कहना पड़ा कि आप ये सवाल पूछने वाले हैं, इनके उत्तर मैं फटाफट दे दे रहा हूँ, उसके बाद ताकि वास्तविक बातचीत शुरू हो सके। देखिए, हम नहीं तय कर सकते कि हमें कैसे याद किया जाए, हम नहीं तय कर सकते कि हमारी किस छवि को लोग स्वीकार करें। इतिहास अपना रास्ता लेता है, समाज अपना रास्ता लेता है, तो ये तय बात है कि जिस छवि को मैं चाहता हूँ वो तो शिक्षक वाली है। मैं चाहता हूँ, मैंने शुरुआत में कहा, आई वांट टू डाई एज अ टीचर, मैं एक मास्टर की तरह, एक शिक्षक की तरह ही मृत्यु पाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब मुझे इंटरव्यू कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जब मुझे मिलते हैं और मुझे मेरी तरफ देखते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो कुछ अतिरिक्त तौर पे बुरा लगता है, क्योंकि वह भी मैं ही हूँ और वह भी दरअसल शिक्षण ही है, आप माने या ना माने। वरना अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो अंतर, जिसमें मैं प्रतीत होता है कि परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं शिक्षक की ही भूमिका में वहाँ होता हूँ। कम से कम मुझे स्पष्ट है कि मैं शिक्षक की भूमिका में होता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस बात से कोई मेरी कोई नाराजगी है, लेकिन निश्चित तौर पर अपने विद्यार्थियों का जो लगाव और प्यार है वो ज़्यादा अहम है मेरे लिए। मैं चाहूँगा कि मुझे उस रूप में भी लोग समझें और अगर संभव हो तो पहचानें। आप दृष्टि के लिए मॉक इंटरव्यू लेते हैं, विकास सर आपके दोस्त भी रहे हैं, दोस्त हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं और वो उस कंपनी के एमडी हैं, तो क्या कभी उस जो एक प्रोफेशनल रिश्ता वहाँ पर बन रहा है उसका तनाव कभी लगा व्यक्तिगत संबंधों में, या कभी वो दबाव या एक साथ दो अलग अलग संबंध उस स्थिति में होने पर ऐसी स्थिति की कैसे इन्हें मैनेज किया जाए? बाहर से शायद ऐसा लगता होगा, इस बात की संभावना है, लेकिन अब किसी भी मीडिया कंपनी की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि मीडिया कंपनी में जब आपके पास जो गेस्ट आते हैं वे आपके मातहत नहीं होते। आप मान लीजिए एनडीटीवी में गए तो एनडीटीवी या किसी भी मीडिया कंपनी में गए तो वहाँ कोई एग्जीक्यूटिव एडिटर हो सकता है, वहाँ का मालिक हो सकता है, लेकिन आप उसके मातहत नहीं होते। तो इसी तरीके से जब हम इस मीडिया कंपनी में पहुँचते हैं जो कि दरअसल दृष्टि मीडिया कंपनी है, तो उसमें तमाम गेस्ट जो बाहर से आते हैं वो अपनी विशेषज्ञ भूमिका में होते हैं।
तो मैं अपनी विशेषज्ञ भूमिका में हूँ, मेरे साथ में एक DIG बैठते हैं, मेरे साथ में एक जॉइंट सेक्रेटरी बैठते हैं जो अपनी सीनियर पोजीशंस के वाले लोग हैं, वो अपने साथ अपना अनुभव और अपनी समझ लेकर आते हैं। इसलिए ऐसा तो आमतौर पर नहीं होता, इसलिए भी क्योंकि विकास बेहद संवेदनशील व्यक्ति है। लेकिन यदि ऐसा हो, मान लीजिए कभी प्रोफेशनल स्थितियाँ ऐसी होंगी, तब भी हम सभी अपनी भूमिकाओं के हिसाब से व्यवहार करते हैं और वही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कोई तनाव तो नहीं आया। ये अलग बात है कि दोस्ती यारी में हम लोग एक दूसरे की पीठ पर धौल लगाते हुए चार बातें बोलते ही हैं जब हम शाम को वॉक कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह पर है। आपकी दोनों भाषाओं में बहुत अच्छी कमांड है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मतलब अगर एक शब्द से व्यक्त करें तो आप बहुत बाइलिंगुअल, मतलब उत्कृष्ट किस्म के बाइलिंगुअल व्यक्ति हैं। अमूमन मैंने ऐसा देखा है कि जो भी हिंदी के शिक्षक होते हैं या जो हिंदी के शोधार्थी होते हैं, वो अंग्रेज़ी भाषा से परिचित तो बहुत अच्छे से होते हैं, अंग्रेज़ी की किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी को लेकर इतना सहज नहीं होते, बोलने में खास तौर पर। तो आपका जो ये बाइलिंगुअल होने का गुण है, अगर इसको एक गुण कहें, जो कि होना भी चाहिए, भाषा सीखने गुण ही है, तो ये शुरू से था जब से आप विद्यार्थी थे, या आपने पेशेवर जिंदगी के कारण इस रास्ते को चुना, या केवल जिज्ञासा के कारण कि अंग्रेज़ी में जो चीज़ें रची जा रही है, अंग्रेज़ी में जो डिस्कोर्स चल रहा है उनका हिस्सा बना जाए, इसलिए इसे विकसित किया है? कैसे मतलब ये चीज़ उतरी? देखिए, पहली बात तो हिंदी के सभागार में बैठकर इस अफवाह को फैलाया जा सकता है कि जिनकी की अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी बार डेटी के साथ पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, डू और डज की गलतियाँ करता हूँ, और बोलते समय साफ साफ दिखाई देता है कि व्यक्ति जो है जितना सहज हिंदी में है उतना अंग्रेजी में नहीं है। तो वो ये बात अपनी जगह पर, हाँ ये बात लेकिन सही है कि अंग्रेजी को लेकर किसी किस्म का वैमनस्य शायद कभी भी नहीं था। क्षमता की कमी शुरू में थी, लेकिन प्रोफेशनली जब आपको लगातार बोलना पड़ता है तो धीरे धीरे आपके अंदर भाषा तो नहीं आती, लेकिन बेशर्मी जरूर आ जाती है कि ठीक है, मेरी अपनी भाषा थोड़ी ना है, गलत भी बोलूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा मैं अभी भी करता। अंग्रेजी सीखने में 90% 80% आत्मविश्वास बोलता है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मेरी बेटी आजकल अंग्रेजी ऑनर्स कर रही है मिरांडा से, और वो अक्सर मेरी गलतियां पॉइंट आउट करके बताती है कि पापा इतने बड़े हो गए हो, इतने वीडियो में दिखाई देते हो, ऐसी गलतियां तो मत किया करो। तो भाषा में दिक्कतें तो अपनी जगह पर हैं, पर ये जरूर है कि जब समय मैं रिसर्च कर रहा था तब भी हिस्टोरियोग्राफी की तमाम किताबें, जैसा आप कह रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे, समझते थे, तो अंग्रेजी से ऐसा कोई वैमनस्य कभी भी नहीं था, और हिंदी के बराबर अंग्रेजी को अभी भी मानना शुरू नहीं कर पाए हूँ, शायद कभी नहीं कर पाऊँ। आप बहुत चर्चित रहते हैं अक्सर, आप लिखते भी रहते हैं सोशल मीडिया पर, राजनीतिक मुद्दों पर भी लिखते हैं। क्या चुनाव लड़ने की तैयारी या इच्छा ऐसा कुछ है? देखिए, मैं एक छोटे से शिक्षक संगठन का सदस्य हूँ। हम कुल जमा 10-12 लोग उसके अंदर हैं, और जब भी शिक्षक यूनियन के जो भी चुनाव आते हैं उसमें एक दूसरे का सर फोड़ते हैं कि भाई तू लड़, मैं नहीं लड़ूंगा। पिछली बार हम लोगों ने घेर घार के डॉक्टर सुनील मांडेवाल को मनाया, लेकिन चूंकि 10-12 ही है तो हो सकता है किसी दिन मेरा भी नंबर आ जाए। लेकिन यह केवल, देखिए, राजनीतिक हम लोग जानते हैं कि हम जब क्लासरूम में होते हैं तब भी हम पॉलिटिकल, कोई जरा सा भी इस बात में मुझे संदेह नहीं है कि हमारी जो क्लासरूम पोजीशन है वो पॉलिटिकल पोजीशन। हम लोग जो कक्षा में काम कर रहे होते हैं वो एक राजनीतिक कार्य है। लोगों को सोचने समझने लायक बनाना इस आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा राजनीतिक काम, क्योंकि जब पूरा का पूरा सिस्टम आपको सोचने समझने के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा हो, ऐसे में सोचने समझने की कुव्वत पैदा करना, उत्साह पैदा करना एक राजनीतिक काम। तो मुझे राजनीति से कोई खास ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि मुझे उससे कोई चिढ़ है, पर मेरा जो व्यक्तित्व है उसके तहत इस बात की संभावनाएं कम है कि कोई मुझे वोट देना चाहेगा। इसलिए
दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाने में मेरी शायद ज़्यादा भूमिका रहेगी, लेकिन अगर कभी सामने आएगा तो हमारा तो छोटा सा समूह है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो हारने के लिए भी लड़ते हैं, तो हारने के लिए लड़ने की कभी नौबत आएगी तो अपना शीश आगे कर दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर, भविष्य में कोई विशेष योजना या कुछ सोचा हो कि शिक्षक होने के साथ साथ कुछ करो? जैसे आपने ब्लॉगिंग में शुरुआती दौर में जो लोग शामिल थे उनमें से एक आते हैं, फिर अपराजिता मैम को जो इमोजी लेकर आई, यानी हिंदी भाषा में आकृतियाँ, उस तरह के चित्र, उस पर हिंदी का प्रयोग, उनको आपने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब ये अभी तक का आपका इतिहास रहा है कि कुछ अलग और नया हो तो आप उसका हिस्सा भी बनना चाहते रहें, और हिस्सा ना भी बने तो आपने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अभी मैं बाहर स्टॉल्स देख रहा था, तो स्टॉल्स पर भी मैं देख रहा था कि आप उन विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे, किसी तरह के आर्ट वर्क करते रहो। तो क्या अपनी भी कोई ऐसी योजना है कि कुछ अलग भविष्य में जब भी करना हो या आगे चलकर कुछ करना हो जो थोड़ा हटकर हो? साहिब, दो मोर्चों पर मुझे गुंजाइश दिखाई देती है। एक तो शायद कभी जेल जाना पड़े, उसके लिए तैयार हो, तो एक मोर्चा तो वो है। दूसरा मोर्चा, पता नहीं, फैसिनेटिंग दुनिया चारों तरफ हो रही है। मैं 70-72 में पैदा, 72 बॉर्न हूँ, और पिछले 40-50 साल जो हैं बहुत ही रोमांचक साल हैं। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं। पहले एक पीढ़ी, कई पीढ़ियां दरअसल एक टेक्नोलॉजी में खप जाती है। टेलीग्राम आता है और 100 साल तक टेलीग्राम बना रहता है। लेकिन हम जब छोटे थे तो फैक्स नाम की एक चीज आई और 7-8 साल में निपट गई। सारी टेक्नोलॉजी याद कीजिए पिछले समय की, तो टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग चीज है। तो उसमें मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि शायद कभी एक चुनौती, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी और दूसरी चीजें आप देख रहे हैं, तो वो एक क्षेत्र हो सकता है जिसमें बह जाऊं कभी या कुछ करना चाहूँ। बाकी अब वो वाली चीजें समय चला गया जिसमें मैं कहूँ कि मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा और अरबपति बनूंगा, उन सब की ना इच्छा है और ना ही कोई गुंजाइश देख रहा हूँ। तो आप साथियों की ओर रुख करने का वक्त है। आप लोगों के भी कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, अगर ऐसे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, माइक दे दीजिएगा जो लोग हाथ उठा रहे हैं। नमस्कार सर। सर, ये प्रश्न है कि शायर का एक शेर है कि ले देखे फकत अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखे दुनिया को किसी और नज़र से। आज जब देश में एक खास दृष्टिकोण की बाहर है, कहा जा रहा है चीज़ों को इस तरह देखिए। यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के दौरान विकास सर अक्सर ये बात कहा करते हैं कि इंटरव्यू पैनल में वहाँ जाके ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिससे वहाँ के पैनल को बुरा लगे और आपके इंटरव्यू नंबर कट जाए। जो आप अस्मिता के टीचर भी हैं, अस्मिता मूलक संघर्ष के, वो सारी चीज़ें समाज के लिए इतनी रिलेवेंट हैं, उन सारी चीज़ों को उठाना और वहाँ जाके उन मुद्दों पर बात रखना, क्या ये गलत है? और अगर गलत है तो फिर यूपीएससी के लिए जो जीएस कोर्ट में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे टॉपिक लगाए गए हैं, कि उनकी क्या प्रासंगिकता है इस मामले में? देखिए, दो तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। ये बात सही है कि आमतौर पर भ्रम ये है कि यूपीएससी नाम की बॉडी, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो बेस्ट लोगों के चयन के लिए तैयार किया गया कोई स्ट्रक्चर है। नहीं, मैं अपने तमाम अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि सिस्टम का उद्देश्य क्या है। क्या वास्तव में देश 130-140 करोड़ लोगों में से 1000 या 800 योग्य लोगों को चुनना इतना बड़ा काम हो सकता है कि उसके लिए कितने बड़े इदारे की जरूरत पड़े, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देनी पड़े? नहीं, यूपीएससी का उद्देश्य दरअसल वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यूपीएससी का उद्देश्य यह है कि आपकी व्यवस्था में आस्था बनी रहे युवाओं की, क्योंकि अगर आपकी आस्था व्यवस्था से टूट गई तो क्या निकलेगा?
आक्रोश निकलेगा, और अगर आक्रोश निकलेगा तो सड़कें जो हैं वो अव्यवस्था से भर जाएंगी। तो व्यवस्था आपसे ये नहीं चाह रही है कि आप उसमें इसके, वरना क्या वजह है 10-11 लाख लोग अपीयर होते हैं, क्यों भाई? क्यों आपके पास सपनों की विविधता नहीं? कुल मिलाकर अगर आपका उस व्यवस्था में यकीन बना रहेगा कि बहुत शानदार व्यवस्था है, पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन करती है, नौकरी मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, तो ये जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी होती है, रंग से राजा बन जाने की जो कहानियां आप रील्स में देखते हैं, इसका आप पर प्रभाव रहे और आप पूरी ताकत से उसमें जुटे रहे। जब आपका सिलेक्शन ना हो तब आप अपने आप को दोष दें, व्यवस्था को दोष न दें, अपने आप को दोष दें कि मेरी कोई कमी रही होगी, अगले अटेम्प्ट में कोशिश करूंगा। और ये अगली अटेम्प्ट करते करते जब आप में कुछ ना बचेगा, सड़क पे आने का कोई बूता नहीं बचेगा, तब आपको निचोड़ कर छोड़ा जाएगा। सिस्टम वैसा है। इसलिए जो लोग वास्तव में ईमानदारी से सिस्टम में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सही समझ है। मैं भी कहता हूं, डॉक्टर विकास भी कहते हैं कि फिलहाल आपको इंटरव्यू पास करना है ना, इंटरव्यू में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ जजमेंट, यानी कि आप अपनी राय बताते समय अपनी एक्सट्रीम वाली राय मत दीजिए, अपनी संतुलित राय दीजिए। यानी कि अगर आप इधर सोचते हैं तो उसका दूसरा पक्ष क्या है वो भी सोचिए, और फिर एक संतुलित राय सामने रख दीजिए। जो राय आप रख रहे हैं उसके बारे में आपके पास एक सब्सटेंटिएट करने के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए। जबकि निश्चित तौर पर हम लोगों की राय तो सिरे की तरफ होती है, तो उसे तो मॉडरेट करना चाहिए अगर सफलता आपके लिए उद्देश्य है। लेकिन अगर पहले से आप व्यवस्था के बारे में जान चुके हैं, जो मैं जान रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आप क्यों देंगे यूपीएससी? क्यों देना चाहिए भाई? ऐसा भी क्या है उसका? तो इसलिए अगर आप ईमानदारी से अपीयर हो रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि बैलेंस ऑफ जजमेंट बना के रखिए। वहां पहुंचने के बाद अगर कुछ गुंजाइश मिले तो थोड़ा बहुत बदल लीजिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा गुंजाइश क्लासरूम में है, वो हम करते हैं। सर मेरा दो प्रश्न है आपसे, और दोनों चूंकि आप दो अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं, एक तरफ हिस्ट्री से भी और दूसरी तरफ साहित्य से भी, तो दोनों फील्ड से पहला विकास जी की सर के इंटरव्यूज़ के दौरान मैंने एक बात सुनी थी कि जब भी हम इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचते हैं तो हमें कई बार अपने जो आंसर जब हम लिखते भी हैं तो हमें अपने आंसर वर्तमान सत्ता को देख के लिखते हैं कि वर्तमान भारत में सरकार कैसी है। तो क्या इनकी मान सकते हैं जो भारत की शिक्षा पद्धति है वो वर्तमान राजनीति के से प्रभावित होती है? और दूसरा प्रश्न जो मेरा है वो साहित्य से रिलेटेड है। अभी आपने ChatGPT की बात की और हम लोग FM वगैरह के देखते हैं, जब हम लोग साहित्य की किताबें उठाते हैं 400 पन्ने 300 पन्नों की, तो समय को और उनको देखते हुए उनकी लाइन बाई लाइन को पढ़ना, तो सर इसमें जो सोशल मीडिया का होता है, ये जो एक ChatGPT वगैरह, इनकी कितनी भूमिका होनी चाहिए और इसको कैसे बैलेंस करें कि समय भी बचे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें कम समय में? दोनों क्वेश्चन में देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि क्या चयन प्रक्रियाएं वर्तमान राजनीति से प्रभावित होती है? संविधान में लिखा हुआ है कि हो। आखिर अगर संविधान में आप यूपीएससी वाले अनुच्छेद को पढ़ें तो लिखा है कि राष्ट्रपति चुनेगा। राष्ट्रपति का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि वर्तमान राजनीति चुनेगी। तो कोई भी राजनीति निश्चित तौर पर इन बहालियों को, इन रिक्रूटमेंट्स को प्रभावित करती है। तो अगर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी राजनीतिक समझ पर काम करें तो उसके लिए आपको देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी। या फिर अगर आप उसी सिस्टम में अपनी जगह चाह रहे हैं तो दुर्भाग्य से आपको अपनी राजनीति वह दिखानी पड़ेगी जो राजनीति वो अपेक्षा रख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो अभी तक कम गनीमत है कि क्लासरूम में हमें जो ऑटोनॉमी मिली हुई है वो ऑटोनॉमी ब्यूरोक्रेसी में आपके पास नहीं है, इस बात तो तय है। क्लासरूम में भी कब तक है हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम वहां तो निश्चित तौर पे नहीं। दूसरी बात, ये नए मीडियम्स जो हैं, AI है, ChatGPT है, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, इसका कैसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हमेशा से 8-8-8 का डिवीजन कहता रहा हूँ। 8 घंटे कोर रीडिंग जिसे हम कह रहे हैं वो किताबों वाली पढ़ाई। 8 घंटे जिसे हम लेजर कहते हैं वो है, और 8 घंटे आराम। आराम तो आराम हो गया, जो लेजर है, जो आपका खाली वक्त वाला हिस्सा है, उसमें कुछ समय निश्चित तौर पर आपको सोशल मीडिया, AI, दूसरी चीजों के लिए देना चाहिए।
आप अगर एआई में चैट जीपीटी की ग्रोथ को देख रहे हैं तो आप आसानी से जानते हैं कि जिस तरीके से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अभी 5 साल में कंटेंट क्रिएशन का वो फॉर्मेट नहीं बचने वाला, बिल्कुल नहीं बचने। अगर ढंग से चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 4 में जो अंतर आया है, केवल उतना भी आप देख लें तो आपको पता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है वो अब तक जितने रेट ऑफ चेंज थे उनसे कई गुना ज्यादा है। ये एक सामान्य ऐसा नहीं है जैसा अकबराबादी कहते हैं कि भाई ट्रेन आ गई, ट्रेन से ये बदल जाएगा, उतना स्लो चेंज नहीं है, ये इमीडिएट चेंज है। अगले 5 साल में कंटेंट क्रिएशन डिफरेंट तरह का होगा और हम माने या ना, साहित्य भी एक तरह का कंटेंट क्रिएशन ही रहा, वह भी निश्चित तौर पर बदलेगा। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए पिछले सप्ताह अपने एक रिसर्च पेपर में अंग्रेजी का रिसर्च पेपर था, उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेक्शन जो है एज इट इज पेस्ट किया चैट जीपीटी पे और कहा इसे पैराफ्रेज कीजिए, और दोनों को ब्लाइंड रिव्यू में अपने एक दोस्त के पास भेजा कि इन दोनों में से बताओ मैं अपने पेपर में कौन सा डालूं, और उनका मानना था कि चैट जीपीटी वाला बेहतर। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं अपने लेके गिरा उससे बेहतर लिखने वाले निश्चित तौर पर आज चैट जीपीटी से अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने सारा मटेरियल उसमें खुद डाला है, ज्ञान नहीं दिया चैट जीपीटी, मैंने ही अपना डाला है, लेकिन पैराफ्रेजिंग करके जो आया वो बेहतर था। ज्यादा से ज्यादा 2 साल 4 साल उसके बाद ये ऑटोनोमस होना शुरू होगा। अगर आपने अभी से इसे नहीं ताड़ा, ये नहीं कह रहा कि इसमें मनुष्य की जरूरत नहीं रही, लेकिन अगर इसने अभी से नहीं ताड़ा और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं किया तो आप डिसएडवांटेज इतना है। इसलिए चीजों से डरने का कोई फायदा इसलिए नहीं है कि वो आई गई है तो डर के कहां जाएंगे, लेकिन कम से कम उसे समझिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। नमस्ते सर, मैं परमजीत सर। आज मुझे पहली बार पता चला कि आप दिल्ली सरकार में टीचर थे, पीजीटी, अच्छा लगा जानकर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों को हम पढ़ाएं कैसे, क्योंकि मैं भी दिल्ली सरकार में टीचर हूँ, मुखर्जी नगर स्कूल में पीजीटी हिंदी। तो सर हमारे ऊपर 20-25 रजिस्टर हर वक्त कंप्लीट करने का दबाव रहता है, डॉक्यूमेंट्स हर वक्त नौकरी पर तलवार लटकी रहती है, प्रिंसिपल्स हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोई भी अधिकारी आ जाता है तो हर वक्त यही महसूस कराया जाता है अब तुम गए, हमारा प्रोबेशन पीरियड है, तुम गए। बच्चों को आयरन की गोली देती है। मैं 2 दिन छुट्टी पे था, कल भी था, आज भी। मेरे पास कम से कम 10 फोन स्कूल से आ चुके हैं। तो सर इस बीच हमें परफॉर्मेंस भी देनी है, कैसे हम समय चुराएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, नहीं समझ पाता हूँ सर। मुझे 5 महीने ज्वाइन किए हो गए कि किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ लेकिन वो तनाव हमेशा बना रहता है कि मेरी नौकरी ना चली जाए कहीं, क्या होगा इसका, भले ही सरकारी नौकरी है लेकिन दुर्व्यवहार और कागजी दबाव ये हमेशा बना रहता है और हमारी टीचिंग को प्रभावित नहीं होने देता है। ये कैसे मेंटेन किया जाए? थैंक यू परमजीत। मुझे बार बार अपने स्कूल के शिक्षकों साथियों से जो उस समय मेरे दोस्त थे उनसे लगातार बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं जानता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं वो सच्ची बात है। ये बात सही है कि दिल्ली सरकार में भी और बाहर भी लगातार शिक्षकों को ऐसे गैर शैक्षिक कार्यक्रम कामों में लगाया जाता है जिसकी वजह से शिक्षण कार्य बाधित होता है। क्या तरीका हो इसको न्यूनतम करने का? देखिए एक चीज होती है, मैं जब कॉलेज में गया और डॉक्टर असलम परवेज ने मुझसे भेंट की, मैं नया शिक्षक बना था, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि विजय यूं तो वैसे भी काम चल सकता है, दिखता है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपनी रोजी हलाल करना। मज़े की किस्म की बात है लेकिन मैं इसको सेकुलर सेंस में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस काम के लिए हम प्राइमरीली वो अनिवार्य चीज, मैं समझ सकता हूँ कि दबाव है कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन आज मैं खुलकर सत्ता का, सरकार का, विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध कर पाता हूँ। उसकी एकमात्र वजह ये है कि मेरे संगठन ने पहले दिन कहा था कि अपने शिक्षण वाले काम में कतई भी कोताही मत रखें। अगर आप क्लास में क्लास नहीं लेते हैं फिर आप अगर प्रतिरोध करेंगे तो आपका प्रतिरोध पहले तो कमजोर होगा और दूसरा आप पर झपटने की प्राधिकारियों की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इसलिए अपना प्राइमरी काम जो रोजी है उसे पहले हलाल कर लीजिए, उसके बाद बचे हुए समय को
आपको दिल्ली सरकार में अगर पीजीटी की नौकरी मिली, आप जानते हैं कि बहुत आज की दुनिया में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई सर, पब्लिक फंडेड एजुकेशन में सर्व करना। इसलिए अगर अभी 2-4-5 महीने थोड़ा सा एक कदम पीछे रहकर आप अपनी प्रोफेशन को खत्म कर दें, मेरी सलाह तो रही कि पहले प्रोफेशन निपटा लीजिए और उसके बाद जीत तोड़ पढ़ाई। दिल्ली सरकार का ये अनुभव मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो आपको पढ़ाने से नहीं रोका। ये मेरा अनुभव लगातार रहा है, विद्यार्थियों का रहा है। ये जरूर बात है कि आपका अतिरिक्त दबाव रहेगा, आपको स्कूल के बाद बैठना पड़ेगा, आपको घर काम लाना पड़ेगा, 50 दूसरी चीजें होगी, बिकॉज इट इज जनरली सेड दैट रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। आप अगर काम करते हैं तो आपको उसका इनाम हमेशा और ज्यादा काम के तौर पर मिलता है, लेकिन आनंद कीजिए इसका। जब तक आप इसे एंजॉय करेंगे तब तक आप पाएंगे कि ये पीड़ा भी सुखद पीड़ा है। अपने विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, इससे ज्यादा शिक्षक को और क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों से अवसर छीन लिया गया। मेरे बहुत प्यारे 3 विद्यार्थी दयाल सिंह कॉलेज, दौलतराम कॉलेज में पढ़ाती, शानदार शिक्षिका, उनसे बेहतर शिक्षक शायद मैं नहीं। उनको अचानक एक दिन निकाल दिया गया, उनके विद्यार्थियों से मिलने का मौका छीन लिया गया। आपके पास ये मौका है, इसका आनंद उठाएं। थैंक यू। हुआ करते थे सर, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। जो लोग प्रोफेसर यशपाल को नहीं जानते, प्रोफेसर यशपाल देश के चोटी के वैज्ञानिक रहे हैं, इसरो में रहे, बहुत शानदार वैज्ञानिक। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया वो साइंस पॉपुलराइजेशन का किया। वैज्ञानिक सोच, जिसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, जिसका आजकल सबसे ज्यादा अभाव है, एकदम चोटी से बहता है कि साइंटिफिक टेम्पर नहीं होना चाहिए। वो एक समय में एक आंदोलन रहा जिसमें साइंटिफिक टेम्पर को देश भर में बढ़ावा देना, होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम, किशोर भारती, टर्निंग पॉइंट, ये सब हुआ करते थे। तो प्रोफेसर यशपाल से मेरा परिचय इस सेंस में हुआ कि एक विद्यार्थी के हम लोग रिसर्च वर्कर हुआ करते थे और वो हमारे कार्यक्रमों में आया करते थे। यशपाल कमेटी जिसमें प्रोफेसर कृष्णकुमार के मेंबर रहे, पद्मा सारंगपाली मेंबर रहे। हम लोगों ने अपनी शिक्षा वाली दुनिया की शुरुआत उसी रिपोर्ट के एनालिसिस से शुरू की 1993-94 में। तो उनका प्रभाव रहा कि हम लोगों को निकट से उन्हें सुनने का मौका मिला। और ये जो साइंटिफिक टेम्पर जो आजकल सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, इसलिए मुझे प्रोफेसर यशपाल बार बार याद आते हैं। और शिक्षक के तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए थे कि विज्ञान को कैसे करके देखने वाली बात है। वो टेलीविजन पर आके भी बताते थे और आमने सामने भी बताते थे। और फिर वही बात है कि हम लोग तो वे लोग हैं जो आत्मा वगैरह में यकीन नहीं करते, लेकिन बेचारे कहीं दुखी होंगे इस समय। हेलो, ये आखिरी प्रश्न है, बस ये और लेंगे फिर सेशन खत्म करेंगे। जी पूछिए। थैंक यू सो मच सर इस चर्चा के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। और मैंने आपको सर हिंदू कॉलेज में भी सुना, आपका कास्ट और रेस पे आपने बहुत अच्छा बोला। सर मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं सर। हम सभी या तो प्रगतिशील होने का एक ढोंग कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर हम सूडो प्रोग्रेसिव हैं आज के टाइम में, अगर आज के दौर को देखा जाए। जहाँ तक सर आपने मंडल कमीशन की बात की, आपने कास्ट की बात की, आपने एक सोसाइटी की बात की। सर आज तक मतलब मैंने अपने आसपास ऐसा नहीं देखा कि कोई सवर्ण अपने कास्ट, अपने कम्युनिटी, अपनी लोकेलिटी में जाके ऐसी प्रोग्रेसिव एंटी कास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव हूँ। क्या इसकी जिम्मेदारी केवल सर जो लोअर तबके से लोग आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है? जैसे सर आपने बताया कि अब मैं आपका स्टूडेंट नहीं रहा हूँ सर, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फेवरेटिज्म नाम का टर्म है जो बहुत चलता है क्लास के अंदर। सवर्ण अध्यापक का क्या रोल रहता है क्लास में, वो हमें बहुत विजिबली देखने को मिलता है। आई एम पास आउट फ्रॉम हंसराज कॉलेज, वहाँ पे एक तरह के लोगों को ही आगे बढ़ाया गया है। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, सर आप यूपीएससी में हैं, क्या वहाँ पे भी मतलब लोअर कास्ट मार्जिन सेक्शन के लोग उसी तरह सवर्ण अध्यापक की तरह आगे आ रहे हैं, या वैसे ही वो उनके साथ भी वो सारी चीज़ें वो झेलना हो वेदनाएं वहाँ भी झेलने को मिल रही हैं? यही मेरा सब सवाल है। देखिए, चाहे विश्वविद्यालय संरचना हो या नौकरशाही की संरचना हो, जो तत्व हमें समाज में देखने को मिलेंगे वो इन संरचनाओं में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए ये मानकर चलना कि ब्यूरोक्रेसी कोई आइलैंड होगी जहाँ पर ये नहीं होगा, हमारा विश्व थिंकिंग है। ब्यूरोक्रेसी में न केवल है
बहुत गहरे। मैंने तो ये सवाल एक बार पूछा किसी विद्यार्थी से जो इंडियन फॉरेन सर्विस में आने का इच्छुक था कि इंडियन फॉरेन सर्विस में बाकायदा आरक्षण है, 15.5% लोग, 15% और 7.5% लोग SC/ST पहुंच रहे हैं, OBC पहुंच रहे हैं, फिर मिशन हेड क्यों नहीं कर रहे भाई? अलग अलग जगहों पर एम्बेसडर क्यों नहीं बन रहे? वो सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर होकर रह जाते हैं। बाकायदा पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट क्वेश्चन में बताया गया कि मिशन हेड्स में 2% 3% से ज्यादा इस तबके के लोग नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? यही स्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन की स्थितियों में भी आप देख सकते हैं कि भागीदारी को लेकर हमेशा दिक्कत है। अगर आप आरक्षण वाले हिस्से को लागू कर भी रहे तब भी आपको दिखाई देता है कि जो भागीदारी की मात्रा होनी चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर कहा जा सकता है। इसको सीधा ही कहा जा सकता है, और वो ये है कि हमारी जो सोशल कैटेगरीज हैं, हमारी जो सामाजिक श्रेणी है, उनकी सच्चाई तमाम संरचनाओं में प्रतिबिंबित होती है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं किसी लाग लपेट के साथ ये नहीं कह रहा। क्या इसका कोई तरीका और हो सकता है, किसी और तरीके से इसे इंश्योर किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जो भी तरीके हैं वो राजनीतिक हैं। अंततः आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी। जिस समय राजनीति बदली, आप देखते हैं कि जिस समय उत्तर प्रदेश में, बिहार में बदलाव राजनीतिक तौर पर आने शुरू हुए, तो उनका प्रभाव ब्यूरोक्रेसी में भी दिखाई देता है, उनका प्रभाव फिर वहाँ की विश्वविद्यालयों में भी दिखाई देता है, सब जगह दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को संरचनागत बदलावों की तरफ सोचना पड़ेगा। ये कामना करना कि रातों रात लोगों के मन बदलेंगे और वो अपने हित छोड़ देंगे, ये फिर से विशफुल थिंकिंग है, मेरी अपनी राय। पूछ लीजिए आप, लेकिन आप आखिरी हैं, है ना? अब हम किसी और को पूछने का मौका नहीं दे सकते, समय बहुत हो गया। अगले सेशन के अतिथि आ चुके हैं। जी पूछिए। ये सवाल फिर से अंततः पहुंच जाता है कि आपकी जाति क्या है वाली बात, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मंडल कमीशन ने जो इंक्लूजन इस समाज में लाया वो अगर नहीं आता तो समाज का खाका क्या होता, मैं इसको उस सवाल की तरह दूंगा, बजाय ये जानने के कि मैं यहाँ होता या नहीं होता। आपका कहना बिल्कुल सही है। मंडल कमीशन आ जाने की वजह से वे वंचित तबके जो पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोच नहीं सकते थे, उन्होंने सोचना शुरू किया। ये हिंदी मीडियम के लोग थे, ये वे लोग थे जिन लोगों को इससे पहले ब्यूरोक्रेसी अपनी पहुंच से बाहर दिखाई देती थी। उन लोगों को जब पहुंचना था तो उसकी वजह से ऐसे कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर पूरा का पूरा खड़ा होता है जिसमें ऐसे लोगों के सपनों पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो पॉइंट इज टेकन। निश्चित तौर पर मंडल कमीशन ने वंचित तबके के मन में वो स्वप्न लेने का साहस पैदा किया, जिसके परिणाम से दुर्भाग्य से एक और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, जैसा मैंने कहा, कि खड़ी हो गई। तो टेक्निकली हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर भी आप देखें कि इस मंडल कमीशन के बाद जो इंक्लूजन आता है उससे तमाम चीजों का चरित्र बदलता है। ब्यूरोक्रेसी का चरित्र तो इतना बदलता है कि बाद में ब्यूरोक्रेसी का जो प्रभु वर्ग था उसने एक के बाद एक कमेटियां बैठाई इन तबकों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए। सीसेट का पूरा आंदोलन आप जानते हैं, बाकायदा खड़ा किया गया कि ये कैसे कैसे लोग पहुंच जा रहे हैं मसूरी। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हिंदी बोलते हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो गाँव से सीधा आया, पहली पीढ़ी में सीधा ब्यूरोक्रेसी के अंदर पहुंच गए। इसलिए बाकायदा उसके स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की गई। आप जानते हैं सीसेट का पूरा आंदोलन उस पर खड़ा हुआ था। आज भी मसूरी में आप पहुंचे तो पुराने ब्यूरोक्रेट्स इस बात का रोना रोते हैं कि पहले क्या शानदार पॉलिश लोग आते थे स्टीफेंस के अंग्रेजी बोलने वाले, अब कैसे कैसे लोग आ गए हैं, छुरी कांटा पकड़ना नहीं आता। तो ये बदलाव है, निश्चित तौर पर बदलाव है, विश्वविद्यालय का बदलाव है। विश्वविद्यालय के शिक्षक एक समय में दूसरे सबसे एलीट लोग होते थे दिल्ली के, आज ऐसे लोग आ रहे हैं जो अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जो पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना ले पाते हैं। आप में से कुछ लोग निश्चित तौर पर ऐसे हो। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को आपको एक्नॉलेज कीजिए, इस बदलाव के महत्व को समझिए, लेकिन इसके साथ इस बदलाव के साथ जो जिम्मेदारी है उसे भी समझिए।
ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी ताकतें आपसे ये छीन लेने पर उतारू आपकी इन पहचानों को, किन्हीं बड़ी पहचानों, देश की पहचान, धर्म की पहचान, बड़ी पहचानों से इन पहचानों को दबा देकर फिर से आपसे वो छीन कर उन तबके को दे देने पर उतारू हैं जिस तबके के पास पहले से लगातार ये रहा है। इसलिए आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये होता हुआ दिखाई देगा, गंभीरता से दिखाई देगा, थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने हम लोगों से बातचीत की। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग धैर्य से सुनते रहे और आप लोगों ने अच्छे प्रश्न पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद।